Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Ahtisham Ramzan. And you're watching Meaningful. Welcome back to new episode of Meaningful. हम आपको मिल रहे हैं पूरे 15 दिन के बाद। Meaningful टीवी लाउंज की ऑडियंस जानती है कि हम कहाँ गए थे, लेकिन हम मीनिंगफुल की ऑडियंस को भी बताते हैं क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग हैं ऐसे जो मीनिंगफुल की ऑडियंस को हम बता दें कि हम गए हुए थे लास्ट वीक। एक हमारे फ्रेंड की बर्थडे थी, उन्होंने हमारे लिए रिक्रिएशनल टूर प्लान किया हुआ था और शहर से बाहर। और मैं अगस्त 2022 के बाद लाहौर से बाहर निकला हूँ। बाय द वे जी अच्छा, हाँ अब मुल्तान भी नहीं गए बीच में अगस्त के बाद? नहीं, तुम भी तो नहीं गए। हाँ मैं भी नहीं गया, मैं तो जाता ही नहीं हूँ। मेरी तो वैसे तुम जाते ही नहीं हो, लेकिन मैं अगस्त के बाद गया हूँ। अच्छा, किसी भी और शहर वैसे कोई और अगस्त में मैं इस्लामाबाद गया था। हाँ तकरीबन लाहौर ही था। तकरीबन लाहौर ही, लेकिन एक थोड़ा सा सफर था लाहौर से बाहर का। हम गए थे ग्रीनफील्ड कंट्री क्लब हेड बल्लो की फूलनगर के अंदर आगे जाके, एंड इट वाज सो गुड एंड वेरी रिलैक्सिंग, वेरी रिलैक्सिंग और बड़ी एक हमने एनर्जी के साथ आगे। आज है रमजान का छठा रोजा जी। हम अभी अफ्तार कर चुके हैं, चौथा रोजा। आई होप आपका रमजान काफी अच्छा जा रहा हो और रमजान को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं वही कहता हूँ कि हमारी ये जो लोग खुसूसन इस शो में भी आते कहते हैं आप लोगों के पास एंजॉय करने के लिए, हमारा रमज़ान भी एक एंजॉय करने का इवेंट है। अगर आप मनाना चाहें तो बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ से एग्री करते हो कि जब हम सहरी में उठते हैं, हालांकि मेरे घर एक कुक भी है, मुझे सहरी बना के भी दे सकता है, आई कैन कुक एज वेल, लेकिन फिर भी एहतमाम का अपना मजा अपने हाथ से। और मैं फिर भी अम्मी के घर जाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन वो उस वक्त जो सहरी के वक्त बहन भाइयों की आपस की जो एक बहुत प्यारी चपकलिश होती है, मैं अम्मी के घर जाके सहरी और अफ्तार करता हूँ। उसमें बचपन की बड़ी यादें आपकी होती हैं। फिर वो यादें ना साथ साथ वो आपको नॉस्टैल्जिया होता जाता है कि रोजे में सब हमारे तो बड़ा मजेदार सीन होता है कि हमारे घर जब रोजे के आखिरी 10 मिनट होते हैं सबके मुंह फूले हुए होते हैं। अच्छा, मेरे तो फिर तुम्हें पता है ना, तो फिर मेरे फिर हाँ तो मेरे आसपास वाले तो फिर इंटू 10 कर लो ना। तो खैर तो वो हम सब एंजॉय करते हैं। किसी का बैड डे चल रहा हो तो आसपास वाले एंजॉय करते हैं। मुझे तो 15 साल हो गए हैं घर में रमजान किए हुए। तो अच्छा, मेरा रमजान मोस्टली मेरी फैमिली मेरा मतलब हाँ व्हिच आई लाइक द मोस्ट। तो वैसे दही लेने गए हो कभी? जी, दही लेने गए? दही इतना चने मजा आता अंडे। था सहरी के टाइम दही लेने जाने का। मुझे अभी भी अपनी कुछ यादें याद है। घर से निकलता था, आधी रात का अंधेरा, बड़ा प्यारा, कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं क्योंकि दही वाली दुकान के साथ ही मस्जिद थी। कुछ लोग मस्जिद में जा रहे हैं तहज्जुद अदा करने, और मैं फिर दही लेता था। फिर इतना मजा, साथ घर में पराठे बन रहे होते थे, अजीब ही वाइब। मतलब आधी रात के टाइम बहुत सारे लोग ना इसी टेंशन में रमजान नहीं गुजारते कि महंगाई होगी, लेकिन आप ये चीजें देखेंगे सेलिब्रेट करने के लिए ये थोड़ा नॉर्मल से हट के एक रूटीन आती है, एक महीने की रूटीन। तो उस रूटीन को जितना मैक्सिमम एंजॉय करें और इसको सेलिब्रेट करें। इवन लोग कहते हैं कि जी पकोड़े ना खाएं, समोसे ना खाएं, खाएं सब खाएं यार, कुछ नहीं होता। एक ही तो महीना है, तली हुई चीजें खाएं, कितना को वजन बढ़ा लेंगे बाद में। कम कर लें, थोड़ी सेहत से रिलेटेड भी चीजें आ जाती हैं। सेहत भी बहुत जरूरी है। पकोड़े खाएं, 4 से ऊपर ना खाएं, फिर कढ़ाई भर के ना खाएं ना, फिर वो काम खराब। बाद में मैंने आज आपके लिए इफ्तारी बनाई थी जी, बहुत मुझे पसंद है। उसके लिए जो कैमरे के ऊपर बैठा है उसको किसी ने ऑफर ही नहीं की, कितनी बुरी बात। फ्रिज में पड़ी हुई है, दे देंगे। हाँ, पकोड़े थे जी, बड़े क्रिस्पी खूबसूरत, कद्दूकस किए थे आलू उसमें आपने। आलू भी और प्याज। हाँ, कद्दूकस किए थे, वो मजे भी थे। रेट कर रहा हूँ ना, नंबर 1 पे पकोड़े आते हैं, पकोड़े नंबर 2 पे फ्रूट चाट। बड़ी ही कोई यूनिक फ्रूट चाट थी भाई। फ्रूट्स का भी अपना फ्लेवर था और जायका था, बीच में एक अरोमा था, पता नहीं किस चीज का, वो अरसलान नहीं बता सकती, कोई हर्ब्स थी। फ्रूट चाट का बड़ा मजा आया। तीसरे नंबर पे आएंगे बूंदी चाट, हाँ दही भल्ले, दही पकौड़ियाँ, वो भी काफी उसमें जो इमली की चटनी थी ना, ओए होए ये मेरा गला खराब हुआ है, पर मैंने कहा खाने में यही है, पकोड़ा इसी में लगा के खाना है, रोल मैंने इसी में डिप करके खाना है। इतनी खट्टी थी कि वो बस ठीक है, लजीज, हाँ बहुत मजे की। और मैंने स्ट्रॉबेरी जूस भी बनाया था जो कि अभी बच गया था, मैंने कहा मैं थोड़ा सा ये हमारी इफ्तार हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, हम रात के 10 बजे लगे हुए, 10 साढ़े 10 बजे। ये ना समझे कि हम रोजे में ठूस रहे हैं, नो नेवर। सो बाय द वे अभी हम थोड़ी देर पहले ही टीवी लॉन्च करके आए हैं। इट वाज सो डिफिकल्ट। मुझे हम पहुंच गए थे। मुझे एसएन के डेज याद आ गए। मैं कहता था कि हां टीवी लॉन्च बहुत टायरिंग, टीवी लाइव इज वेरी टायरिंग। वो मुझे फील हुआ आज पहली दफा आफ्टर एजेस।
कि समझ ही नहीं आ रही थी मैं पकड़ूं कौन सी चीज को। एक सिरा छोड़ते थे दूसरा हाथ से छूट जाता था, एक पकड़ते दूसरा हाथ से छूट जाता था, लेकिन शुक्र अल्लाह का, शुक्र हो गया। आई होप आप तो लग गया होगा, पसंद आया होगा, फीडबैक भी आ गया होगा काफी हद तक जी। तो आप हमें बताएं कि आपके रमजान कैसे गुजरते, आपकी बचपन की क्या यादें हैं रमजान के हवाले से, किस तरह से। मुझे तो एक और चीज बड़ी रमजान की आती है, सहरी के टाइम। सहरी के टाइम ना हमारे घर में जरूर एक फैमिली मेंबर ऐसा होता है जो खाना खाता है तो उस खाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही होती है। अच्छा, उसमें मसला ये होता है, उसमें खामोशी होती है, उस बेचारे लड़के का कोई इशू नहीं होता, या बंदे का कोई नहीं होता, या कोई भी जो फर्द है उसका इशू नहीं होता। इशू ये होता है उसको खामोशी एक तो बहुत होती है, सेकेंडली उसको नींद में बैठे हुए होते हैं और खाना जो है ना वो एक सुस्त अमल होता है। बिल्कुल अच्छी है। तो फिर उस वजह से जो खाने की आवाज़ आती है, अदरवाइज कोई हाँ मैं तो टोक भी देता हूँ कि भाई इसकी आवाज़ बंद करो। सॉरी टू से, लेकिन ये कुछ याद करने वाली मेमोरी नहीं थी। ऐसी ही मेमोरीज होती है यार। हाँ खैर, एक चीज इस दफा रमजान में मुझे जरूर डिफरेंट लग रही है कि इस दफा आप शरबतों से दिल भर गया है। हाँ, नहीं दिल करता, रूह अफ़ज़ा जो है ना मुझे लगता है अब थोड़ा पीछे जाने वाला है कुछ अर्सा। पहले अब लगेगी टपाल दानेदार और खैर अभी भी होगी लिप्टन, जो चाय की पत्तियां हैं उनकी बहारें आने वाली है ना, क्योंकि आगे तो गर्मियां सर्दियां तो सर्दियों में तो फिर आपको पसंद आएगी। सर्दियों में कौन ही रूह अफ़ज़ा पिएगा, कौन ही रूह अफ़ज़ा, अभी लोग टैंक पी रहे हैं वैसे आजकल। वही ना, बेसिकली वो 10-15 साल से की चीज चल रही थी, तो वो चीज अब आहिस्ते आहिस्ते थोड़ी बैक जा रही है। बीच में तो बड़ा ये शरबत वगैरह। बचपन के रोजे याद है, बचपन के रोजे फुल सर्दी में होते थे, नवंबर दिसंबर। जो मुझे बहुत ज्यादा बचपन की याद है तो वो सर्दी के थे, नवंबर दिसंबर में। जब मैं इधर लाहौर आया था ना पहला साल, तो तब थे सितंबर के रोजे, जब मैं पहले 2009 फिर वो पीछे पीछे आते गए, तो मेरे सीए का सारा टर्नओवर मेरा जुलाई जून और उसमें गुजरा है। वेरी हार्ड। मुझे याद है मैं हॉस्टल में होता था, पंजाबी हॉस्टल में, अरसलान मैं शॉवर के नीचे ही बैठ जाता था। और हॉस्टल्स का पानी शुक्र अल्लाह का ठंडा होता था, गर्मियों में ना बहुत ठंडा होता था। और मुझे याद है, एक मिनट में फनी बात भी बताऊं, मैं ना टूटी के नीचे बैठ गया हूँ, फुल ठंडा, आधा घंटा पौना घंटा हो गया, मैं थक टूट के मैंने कहा चलो उठूं, मैं ऐसे करके उठा हूँ, टूटी मेरे सर पे और मेरे 14 तबक रोशन, वो ऐसे मूवीज में नहीं दिखाते आपके आगे ऐसे 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 गोल गोल चीजें मेरे साथ, और वो दर्द मेरा मुझे आज भी फील होता था कि मैं महीना रहा था मेरा सर टूटी जो सर को लगी थी। आप बड़ी खतरनाक, इसलिए अगर आप बैठ के टूटी के नीचे नहा रहे थे एहतियात से उठे। नहीं, अब वो नहाने वाले रमजान चला गया। अच्छा, मुझे रमजान से मेरी एक, चूंकि आज मेरे पास व्यूज बहुत ज्यादा नहीं है तो हम सोचे रमजान एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरा एक रमजान गुजरा मेरे डिप्रेशन के दौर में ना, तो उस वक्त मेरे आर्टिकल्स के पहले साल चलते और एक मशहूर मैनेजर जिसका डिस्कशन हर दफा होती है, अमार शफीक, नाम ले लेते हैं, अमार शफीक उनका नाम था। तो वो जो थे वो साहब, उनके साथ मेरी पहली जॉब थी जी, और रोजे शुरू हुए थे। अच्छा, अब कुछ भी कर लेना, चाहे ये वाला रमजान भी क्यों ना हो, तो पहले रोजे की ना एक आपको एक नर्वसनेस होती है। हाँ, बिल्कुल होती है कि ना, मतलब कि क्या होगा, मतलब होगा तो होता कुछ नहीं है। कुछ लोग तो पहले वो भी 2-3 दिन पहले शब बारात का भी रख लेते हैं ना, कि भाई हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे ऐसा कोई इतना बस बातें बनी होती है। खैर, तो उसमें शुरू के नर्वसनेस में तो हमारी जॉब लग गई, तो एक हम जगह चले गए ऑडिट करने। उस कंपनी का नाम मैं नहीं ले सकता, वो एक जो भैंसों वाली थी। नहीं, भैंस, अच्छा, फिर इस वाली नहीं थी, अच्छा टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा, ओके, फिर ठीक है, बरकत मार्केट। ओके, तो वहां पे जो है पता लग गया ना, ठीक है, वहां पे जो है ना हम गए तो उन्होंने बोला कि आपने 10 बजे ऑफिस आ जाना है। हमने कहा ठीक है। उस जमाने में ना हमारी रूटीन ऐसे बन चुकी हुई थी कि हम सारी रात जागते थे सहरी तक। अब आजकल वैसे ये रूटीन आ गई कि आप सो सकते हैं, बस टाइम थोड़ा है। उस टाइम नहीं होता था कि जल्दी जल्दी 3 साढ़े 3 खत्म हो जाता था रोजा। तो उसमें जो उन्होंने बोला जी आप 10 बजे आप आइएगा, उसके बाद आपकी लेट सीटिंग चलेगी, जो भी होगा सीन होगा। मैं कहा ठीक है। 10 बजे हम गए और अफ्तार भी वहीं हो गई। उसके बाद शाम को सहरी वहीं पे हुई, वहीं पे 10 बजे सुबह गए, उसी दिन अफ्तार हुई, उसी दिन ही सहरी हुई। सहरी पे जाने लगा तो मेरे उस जमाने में ना मैं बड़ा ही, वो जो ताज़ा जो एक बच्चा नहीं होता जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से और वो पैम्पर्ड बच्चा जिसको कोई ड्राइविंग में, तो मैंने उस जमाने भाई को फोन किया रात के 4 बजे, वो उन दिनों मुल्तान था, कि मुझे पिक कर ले। तो जब मैं जाने लगा तो मेरा मैनेजर मुझे कहता है ध्यान करना सुबह 10 बजे आ जाना, पहले ही तुम बहुत लेट आते हो। अभी हालांकि पिछले दिन 10 बजे आया और मुकम्मल सहरियां अफ्तारियां भी उधर ही हुई हैं। कहते 10 बजे आ जाना, वैसे भी तुम बहुत लेट आते हो। तो ये तो चीजें मैं कभी बैठ के आपको सीए के किस्से सुनाऊं, वहां पे तो ऐसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, वो तो इंसान को कुत्ता बना देते हैं जी। और एक बड़ी मशहूर कंपनी है
और एक बड़ी मशहूर कंपनी है, इट्स अ मल्टीनेशनल, पाकिस्तान की मेरे ख्याल में बेस्ट ऑडिट फर्म्स में से एक है। 4 में नंबर 1 हाँ मुझे पता उस जमाने है। में थी, पता नहीं अब है कि नहीं है। अभी भी है, अभी भी उसी का नाम चलता है। हमारे रिलेटिव वहां पे जॉब करते हैं। थिंग इज कि मैं मेरा ये सीन है कि मैं उसको नंबर 1 कंसीडर ही नहीं किया उसके बाद से, क्योंकि तो लानत ऐसी नंबर 1 कंपनी का जहाँ पे मैनेजर आपको कहता है सुबह 10 बजे आ जाना, तुम पहले भी बोल रहे डालते हो। और बाय द वे इस ओवर टाइम का नो कुछ भी नहीं मिलता, बोनसेस वगैरह वो कहते नहीं हम आपको अच्छा खाना तो खिलाते हैं, अच्छे खाने के पीछे आप जो मर्जी करो। और वो अच्छे खाने के लिए जिस तरह से वो क्लाइंट के मैनेजर यार आई हैव बीन, मतलब मेरी जो पहली जॉब थी आपको शायद पता हो, वहां पे हमारा बाय द वे जिस जगह इसकी पहली जॉब थी वहां पे 1 साल पहले मैं ऑडिट करके गया था, करके गए थे बिल्कुल ऐसे। तो वहां पे हम लोग सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे थे नया ERP। तो उसमें ये होता है कि ERP जब भी आपको इंस्टॉल करवाते हैं तो उसका बैकअप जो है ना वो आपको ERP बेसिकली जिनको नहीं पता, ERP बेसिकली जो आपका अकाउंटिंग सिस्टम होता है जहाँ पे आपके सारे डेटा स्टोर होता है, अगर आप लैंग्वेज में समझाना चाहें तो जब इम्प्लीमेंटेशन होती है किसी नई कंपनी में तो पिछले डाटा के बैकअप को दोबारा उसके ऊपर अपलोड करना। आप यकीन नहीं करोगे मेरी भी सहरियां अफ्तारियां वहीं पे हुई हैं सारी। और मैं भी ऐसे ही था कि मैं अभी सहरी करके सोया हूँ, 2 घंटे बाद उठ के 8 बजे 7 बजे उठ के मैं चला गया और मुझे नहीं पता मेरे वापस कब आना। एटलीस्ट उसमें ये होता है कि कोई ना कोई आपको कुछ कह देता होगा, हाय नहीं हमारे मैनेजर हमारे साथ होते थे। बट मेरे वाले में पता क्या होता था, मेरे वाले में मैनेजर्स ये कहते थे, मैनेजर्स इवन इनफैक्ट पार्टनर कहता था क्या हो गया, हर एक ने किया। नहीं वो बड़ा साथ देते हर एक ने किया, कोई नहीं, ये आपकी ट्रेनिंग है। अच्छा ये आपको मजबूत बनाएगी, अल्लाह ताला ने लाख लानत मजबूत बनाने पे कि ओवरवर्क करके कौन सा बंदा मजबूत होता है। अच्छा एक बात कहूँ, एक चीज में बड़ा ब्लेस्ड हूँ, मुझे बॉस हमेशा बहुत अच्छे मिले हैं जी। मुझे पिछली कंपनी में भी बॉस बहुत अच्छे मिले हैं, मुझे यहाँ मैं जहाँ भी गया हूँ ना बॉस मुझे अच्छे मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं थोड़ा सा ब्लेस्ड हूँ, थोड़ा सा पैम्पर्ड भी हूँ, वो मैं आगे से थोड़ा बोल भी लूँ। मैं पिछली कंपनी में अपने बॉस के आगे बोल पड़ता था, अज़मिया बॉस। अच्छा चलो खैर, हम आज क्या क्या रहता है, आज बहुत ज्यादा रमजान हो गया। आज रहता है, आज हमारे पास 3-4 न्यूज रहती है, छोटी सी न्यूज़ है, कंटेंट ऑफ द वीक रहता है, कुछ नहीं होता। Content of the week is very interesting and interview of the week is also very versatile, जो लोग अभी शुरू से जान लगे तो आप लोग कंटेंट और इंटरव्यू में जरूर रखेगा, वहाँ पे आज बहुत कंटेंट है, कंटेंट ज्यादा वहाँ है। और इसके अलावा टिकटॉक है और फिर फीडबैक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूज का सिलसिला। सबसे पहले न्यूज लेके आओ मून, क्या न्यूज है? न्यूज है खाकान शाहनवाज क्या हो गया? मेरी चीजें सच में गिरने लगी थी। अर्थक्वेक नहीं आया, अल्लाह माफ करे। क्या है यार? ओके, प्रॉब्लम इज के अच्छा बात ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कौन सी डेट थी, 3-4 दिन पहले अर्थक्वेक आया। और बाय द वे हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया, रमजान से एक दिन पहले शदीद ज़लज़ला था। वो अलग बात है कि मैं बाइक पे था उस टाइम, मुझे नहीं पता चला। अच्छा, मेरे साथ लोगों ने फील किया, हमने फील किया, मेरे घर मेरे साथ जो मेरा स्टाफ था और हम सबने फील किया। मेरे साथ जो सबसे ज्यादा उस दिन एक ट्रेजेडी और हो रही थी, मेरी तबीयत ही नहीं ठीक थी और मुझे ऑलरेडी ही चक्कर आ रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि शायद ये उन्हीं चक्कर का एक पार्ट और है। लेकिन नहीं, जब मैंने ऊपर देखा और वो मेरी आपने वो थ्रोबैक थर्सडे वाली आपने जरूर देखी होगी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो जो साइड वाली एक पूरी रैक है, हाँ बिल्कुल ऐसे, वो रैक यूं होने लग गई ना। तो उसके बाद हमने कहा कि मुख्तारिया क्या मुख्तारिया गल लगो बात गई है। उसके बाद जो है ना, अच्छा हुआ ये कि खाकान रशीद मेरा क्लास फेल होता था, वो अब खैर खाकान शाहनवाज ने एक मीम लगाई और पोस्ट लगाई जिसमें वो अर्थक्वेक का मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद कुछ लोगों ने उनको स्कूल किया और उनके बाद उन्होंने एक अपॉलॉजी भी डाली, जो कि मुझे अपॉलॉजी नहीं लगी। वो यही था कि अपनी चीज को जस्टिफाई करने के लिए, ये गलत को जस्टिफाई करने के लिए आप 10 लोगों के दूसरे गलत चीजों को, अभी तो ये करते हो ना, अभी तो ये करते हो ना, अभी तो तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम अपना देखो, तुम दूसरों को क्यों वो कर रहे हो? और वो कहते हैं कि नहीं जी आजकल लोग सेंसिटिव हो गए, तो किसी ये इतना कुछ पहले इतना नहीं होता था। अच्छा, आप अर्थक्वेक का मजाक उड़ाएं, जरूर उड़ाएं, आप अर्थक्वेक में मीम बनाएं, जरूर बनाएं, तब बनाएं जब अर्थक्वेक अभी ना हुआ हो। आपकी नरगिस दत्त जो है ना, बेटा सेकंड, ये मेरा आगे का स्पॉइलर था जो तुमने खराब कर दिया। अच्छा खैर कोई नहीं, इसको हम कर लेंगे ठीक। ये मेरी एक आर्काइव है छोटी सी, जो कि आज हमारे आगे इंटरव्यू द वीक में चलनी है, तो मैंने कहा था चलो। अच्छा खैर, हम बात करें नरगिस दत्त नहीं, दूसरी है, चलो मुझे तो पता था कौन है, मैंने इसलिए कहा चलो ऑडियंस भी देख ले। अच्छा खैर, मून
खाकान भाई के पास, खाकान के उस पे आते हैं। अभी ज़लज़ला गुजरा है, अभी आपकी पोस्ट आ गई, दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। उसके बाद उनकी जो अपॉलॉजी है मुझे वो ज्यादा हर्ट की। हम वो अपॉलॉजी आप खोलें, मैं पढ़ सकता तब तक आप पढ़े। देखो यार, और ये कोई ऐसी चीज नहीं आप कुदरती आफात का मजाक ना उड़ाएं, ये कभी भी आ सकती है। हो सकता है कि जब तुम ऐसे करके कर रहे थे तब दोबारा सिलसिला आ जाता। अल्लाह ताला के अमल का कोई पता नहीं है जी। और वो कहते हैं our people will laugh at everything from rape jokes to 9/11 jokes to anti-Semitic jokes, but God forbid somebody crack a joke about an earthquake. I'm sorry if it hurt your feeling. That's why I deleted it. I don't wanna hurt anyone. However, isn't that what you are doing as well by ridiculing me? I don't mind. It's your right to do so. I just find the hypocrisy astonishing. अच्छा, हिपोक्रेसी है, ओके, ठीक है। हिपोक्रेसी तो फिर वो भी थी कि जो जावेद अख्तर के पास वो आप जाके बैठ गए थे, हिपोक्रेसी गोडे पड़ के जावेद अब्बू वही बात है ना। मतलब इनकी प्रॉब्लम वही बात है कि इधर जो आपने, अगर आप सिंपल एक आई एम सॉरी कह देते कि गलती हो गई, तो अपनी गलती को सही साबित, यही मेरा आज कॉन्ट्रोवर्सी वीक में भी मेरी एक बात रहेगी कि अपने गंद को किसी और का गंद दिखा के सही जस्टिफाई साफ नहीं हो सकता ना, वो नहीं हो सकता साफ। जो आपने गंद कर दिया है वो गंद डिफरेंट है, जो एक और बंदा गंद कर रहा है वो अलग है। तो अभी आप अपने गंद को जस्टिफाई करें, अगले का गंद उठा के ना आए कि हम रेप जोक पे हंसते हैं। वो रेप जोक पे हंसाने वाले कौन होते हैं? 9/11 के जोक्स पे हंसाने वाले कौन होते हैं? वो आप जैसे लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम घर बैठ के तो नहीं इस तरह के 9/11 के जोक्स कर रहे हैं या रेप के जोक्स कर रहे हैं, और वो भी पब्लिकली। तो उसको भी कौन जस्टिफाई करता है यार? जी, उसको भी कौन तारीफ करता है, उस पे भी कौन हा करता है? मेरा नहीं क्या, और जो होंगे वो बहुत इनसेंसिटिव लोग होंगे, और वो इस पे भी कर वाले पे भी हंस रहे होंगे। ठीक है, जो इसने उसका अर्थक्वेक का, ज़लज़ले का मजाक उड़ाया, तो जिससे हंसना वो तो इस पे भी हंसेगा यार। मेरी बात सुनिए, ज़लज़ला तो एक ऐसी चीज है जिसको सोचते हुए भी डर लगता है कि बंदा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि ज़लज़ला इज लाइक ये छत है, ये अभी गिर जाएगी। हाँ, और अब कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो आप? तो अल्लाह माफ करे ऐसी चीजों से। आप अभी देखिए रिसेंटली टर्की में क्या हुआ है यार जी, अभी तक उनकी बर्बादी उसी मैग्नीट्यूड का था। शुक्र है अल्लाह का, मतलब 2005 वाला भी जो आया है उसको गुजरे हुए 18 साल हो गए। अभी भी लोगों को अभी भी फ्रेश है हमारे दिमागों में कि वो चीजें जो न्यूज उस वक्त आ रही थी, और वो जिस तरह की स्टोरीज आ रही थी, इवन ये जो सैलाब की बेचारी, सैलाब और ज़लज़ला जो है दोनों एक ही चीज है। फिर आप सैलाब का भी मजाक उड़ाएंगे कुछ अरसे बाद, फिर कुछ अरसे बाद आपको जो चीज मिलेगी आप उसका मजाक उड़ाने लग जाएंगे। दैट्स वेरी बैड। सिंपल सी बात। अगर आपने मजाक उड़ाना है ज़लज़ले का आप जरूर उड़ाएं, लेकिन समटाइम्स देयर आर फ्यू जोक्स जो मजाक के थ्रू कोई लेसन देना चाह रहे हैं। कि आप ये कहते हैं कि व्हाइल एवरीवन इज दिस बट वाइल पाकिस्तान इन अर्थक्वेक इज लाइक दिस, मतलब समझ रहे हो, कुछ इस तरह का कंटेंट लेके आओ ना कि जहां पे आप अर्थक्वेक का मजाक यूज करके कोई लेसन दे रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि आप तो मजाक ही उड़ा रहे हो, मजाक ही। तो ये एक गलत चीज है ना। चले जी, आई थिंक दैट्स इट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, जो कि बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है, जो है ग्रीन चैनल सब्स, क्योंकि एंटरटेनमेंट आ रहा है, क्योंकि हम ग्रीन हैं। क्या कहते हैं? हाँ, हम ग्रीन हैं। वो ये कहती हैं, ये ग्रीन नगर है। नहीं सानी से क्या कहती हैं? ग्रीन है। हाँ, अच्छा, तो जी ग्रीन, बहुत खुशी 2-3 साल से इंतजार कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि वो जो क्रीम एक इंडस्ट्री की थी, वो जो फंसी हुई थी, वो ग्रीन था। हाँ, वो ग्रीन ने रोका हुआ था सबको। जब भी इंटरव्यू आता था, मेरा ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये एक नया चैनल है, ये इस डायरेक्टर का, इस राइटर का, भाई कब लेके आओगे? जब सुनते थे भाई ये कर रहे, ये बड़ा एक्साइटिंग, ये बड़ा डिफरेंट है, कब करोगे? वो कब फाइनली अप्रैल में आ रहा है। जी, ठीक है। तो ग्रीन एंटरटेनमेंट आ रहा है जी, फुल धमाके के साथ। और हमारे पास मेरे ख्याल में टीवी लॉन्च का एक नया ही शो होगा ग्रीन के ड्रामों का। व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चीज, क्योंकि वो उसमें मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगे जो मेरा छोड़ने का दिल नहीं कर रहा कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं ये बड़े। और अच्छा अच्छी बात ये है कि इनके एपिसोड्स भी थोड़े छोटे, हाँ, 15 मिनी सीरीज टाइप, तो ये बड़ा मजेदार रहेगा। लेकिन द थिंग इज कि 2 साल में इतना डाटा इकट्ठा किया है, तो अगला डाटा एकदम ही अगर रिलीज कर दिया तो पीछे क्या बचेगा? शायद 7 बनाते जाए, हो रहे होंगे ना शायद, मे बी। उसमें ये कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम हमें आए हैं, उनका नाम लेते हैं, जिसमें है तेरे हुस्न के नाम, जिसमें है इमरान अब्बास, एहसन खान कह दिया, इमरान अब्बास और सबा कमर। और इसके अलावा उसको डायरेक्ट किया है साकिब खान ने, जिन्होंने चीख और घबराना नहीं है को डायरेक्ट किया। चीख जो ड्रामा गुजरा है, चीख
ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अच्छा मुझे कुछ और ज़हन में आ गया था। बाजी फिल्म किसने डायरेक्ट की है? साकिब मलिक। अच्छा वो साकिब, ये साकिब खान है। खान है, ओके। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है जीवन नगर। ये आपने क्या लिखा हुआ है? हाँ जीवन नगर लिखा है। सीरियल किलर लिखा है। सीरियल किलर भी है। सबा कमर का और रिटन बाय उमर अहमद 101 तलाक है, जिसका तो टीजर भी आ गया हुआ है, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग है, वेरी प्रॉमिसिंग है ना? है ये जाहिद अहमद की मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, वो अपने कैरेक्टराइजेशन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर हम बात करें अभी जो उनका रिसेंटली ड्रामा आ रहा है मेरे बन जाओ, उसमें भी उन्होंने अपनी पूरी एक लुक क्रिएट किया है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया और इसमें भी डायलॉग डिलीवरी पे काम किया है। जी जी। इसमें और बड़ी एंसेंबल कास्ट है, इसमें सनास्क्री हैं, उसामा खान है जी, उसमें काफी सारे हैं, नाम पता है गुड़गुड़ हो जाते हैं हो जाते हैं। क्या जुबेरिया बासी की बहन भी है, अनुष्या बासी जी। मुझे ऐसे याद आते हैं सारे। तुमने नोट किया कभी? अच्छा काफी सारे। अच्छा, इसके बाद आता है एक और ड्रामा जिसका नाम है जीवन नगर, व्हिच इज बेस्ड ऑन ट्रांसजेंडर की जर्नी के ऊपर, जो ट्रांसजेंडर के इंटरसेक्स, खुसरा के मुखन्नस, क्या मुखन्नस बोलते हैं, खुनसा, जो भी है, तो क्या बोले, थर्ड जेंडर के शीमेल के ईमेल, नहीं शीमेल नहीं, शीमेल कहते नहीं कहना चाहिए, हाँ नहीं कहना चाहिए, इट्स अ ऑफेंसिव वर्ड फॉर देयर कम्युनिटी, मैंने सुना है, है ना? बिकॉज़ वो कहते हैं कि वो दूसरी इंडस्ट्री में यूज होता है, वो लव है, ठीक है, गलत इंडस्ट्री में, गलत इंडस्ट्री में यूज होता है। अच्छा, बेसिकली शीमेल इज रिलेटेड टू, ओके, नहीं, द थिंग इज शीमेल इज अ गाली, या फॉर देम, ओके। तो जीवन नगर की कहानी अगर आप लोग जानते हैं, और अगर आप लोग वही जो एक भाई इमरान राव है जो कहते हैं लॉलीवुड द न्यूज़ दो जी, लॉलीवुड द न्यूज़ दो, तो 2005 6 4 2004 5 6 की बात होगी शायद, आई थिंक, है ना? एक तेरा सनम खाना, एक तेरा सनम, है ना? तभी जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल दबा चुकी थी, केबल का दौर था, तो तब स्टेज ड्रामा एक इंडस्ट्री है जो पीक पे था, वो कहते वो स्टार्स थे हमारे उस टाइम पे। आप लोग माने ना माने, डिफेंस के बैठे हुए लोग, उर्दू स्पीकिंग लोग माने ना माने, लेकिन हमने उनका स्टारडम देखा, ठीक है। हम वो कभी कभी मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम छोटे घरों से हैं, हमने ये सारे ये चीजें देखी हुई हैं और हमें इन चीजों की वैल्यू का पता है। तो इस चीज का मुझे बड़ा ये है कि ये जो ड्रामा है एक तेरा सनम खाना बड़ा मशहूर हुआ था, एक स्टेज प्ले, तो उसकी कहानी से इंस्पायर होके या उसकी कहानी को रेप्लिकेट करके ये जीवन नगर आ रहा है, जिसमें सुहेल अहमद और इनके साथ हैं राबिया भट्ट जी, ठीक है, और इसको डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने। बहुत जल्द इसके कास्ट के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। मैं, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम, तो मैं एकदम उनके साथ लाइव भी आया था, तो हम जरूर उस पर हम कोई इंटरव्यू करेंगे। इसके अलावा एक और ड्रामा है जिसका नाम है अपने तो होते हैं। इट्स अ वेरी लो बजट ड्रामा, लो बजट तो नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी कास्ट नहीं है। इसके बाद है ब्रेकिंग न्यूज, इसमें है अमर खान और हमजा सुहेल आजकल छाए हुए हैं। इसके अलावा काबली पुलाव है जिसको डायरेक्ट किया काशिफ निसार ने, और ये पहाड़ों की कोई स्टोरी लग रही है, इसमें है मशल खान जी, फिर है जी मशल खान, यस, फिर है जी डोर लग रहा है, डोर है, वजाहत रऊफ का ड्रामा है, और जिसमें शाह है, इसमें और आमना लियास है, और 4 लड़कियां पोस्टर पे आती हैं, कितनी इसका मुझे एक्साइटमेंट है थोड़ी, है ना? और इसके अलावा है जी कॉलेज गेट, जो कि इन्होंने टीनेज स्टोरीज पे बनाया, जो फ़हीम बर्नी का है। इसके अलावा एक है ग्रे जिसमें समी खान है और सबीना फरूक है। अदर साइड है, फरूक हम देख रहे हैं हम तुम में एज हम तेरे बिन में ऐसा याद है। जहाँ अदर साइड है जिसमें मुझे नजर आई है हानिया में, लेकिन पीछे मुझे इमरान अशरफ लग रहे हैं, मुझे भी वही लगे, लेकिन वो इतना क्लियर नहीं है। यस, यू राइट। हनीमून है जिसमें है ज़ैन बेग, जिंदो है जो कि अंजुम शहजाद का है, और हुमायूं मलिक, अंजुम शहजाद उसके डायरेक्टर हैं। बहुत सारी, अच्छा बाय द वे आपके बात तो हु इज अंजुम शहजाद? फैमिली फ्रेंड देखा कभी? हाँ बिल्कुल, फैमिली फ्रेंड में बॉबी होता था, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपर्ली। फैमिली फ्रेंड में बॉबी याद है किसको? बॉबी इज अंजुम शहजाद, वो जो नर्डी टाइप था। हाँ, अच्छा वो अंजुम शहजाद, वो बेसिकली अंजुम शहजाद। ओके वो डायरेक्टर भी है ना, और भी ड्रामे, और भी बड़ी उन्होंने माहिमीर उन्होंने डायरेक्ट की। अच्छा जी, जियो के भी कुछ बड़े जो एक्स्ट्रा, वो मेरा वर्ड फंस गया मुंह में, एक्स्ट्रावेगेंजा किस्म के जो शोज होते थे ना, तो वो करते थे। अच्छा खैर, आइडल है एक जिसमें हमें नजर आएंगे अहमद भट्ट और मंशा पाशा। जीवन अहमद भट्ट है ना, परिजात, आर यू परिजात? नहीं, वो अहमद भट्ट नहीं है, उनका नाम क्या है? ट्रिपल ए, अहमद अली अकबर, ट्रिपल ए। मैंने ऐसे ट्रिपल ए करके याद रखा हुआ था।
चलो भाई। अच्छा खैर उसके अच्छा स्याह सीरीज भी है ये मेरे ख्याल में कोई। इसमें फैजल कुरैशी हमें नजर आए थे, फिर जीवन नगर की बात हमने कर ली हुई है, नौरोज है जिसमें मावरा नजर आ रही है, और यासर रिजवी का एक डायरेक्ट करदा ड्रामा है जिसकी राइटर है बी गुल। ये जो ड्रामा है मैं तो इसकी कास्ट में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बस इधर तक ही इंटरेस्टेड हूँ कि इसकी डायरेक्टर है यासर रिजवी और लिखा है बी गुल ने। ये तो धमाका होने वाला। ठीक है, इसका उन्होंने नाम भी नहीं बताया, उन्हें पता था ये तो यही पकड़ा जाना है, बिकेगा तो बिकेगा। हाँ तो खैर ये इतने सारे ड्रामे आए हैं तो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ग्रीन। सेम माहिरा खान का कोई ड्रामा नहीं आया, वो तो फिर मोमिना आप ही को देंगे करेंगे ना, ग्रीन का कर लेती हूँ एक ड्रामा। हाँ तो हो सकता है इन फ्यूचर। मावरा तक आ गई है माशाल्लाह से। यस 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 आई एम तो सो हैप्पी। यस कोई कॉल करी जानता है। आई विश इकरा अजीज भी आती किसी ड्रामे में। इकरा अजीज आजकल वो कर रही है पेरेंटिंग में बिजी है ना शायद, लेकिन एक तिलाला में कर गई है कुछ तबाही। तो अच्छा खैर आई थिंक दैट्स इट। अप्रैल के एंड से टेस्ट रन स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल के एंड से टेस्ट रन स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक ईद के पहले दिन से मुझे अभी तक मैंने यही सुना है कि ईद के पहले दिन में ही शुरू होगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आप किसके लिए एक्साइटेड हैं आप प्लीज बताएं कौन से ड्रामा? अगर मेरे से पूछो तो मैं जीवन नगर के लिए और वो जो यासरा वाला जिंदो भी काइंड ऑफ। मैं भी ब्रेकिंग न्यूज़ भी मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं उसके लिए भी जिसमें उष्णा शौर हमने लियास है, क्या नाम है उसका, डोर टाइप वजाहत वाला। मैं उसमें से मैं सबा के दोनों के लिए कोई खास एक्साइटेड नहीं हूं। मैं भी सीरियल किलर को इतना खास मुझे वो नहीं लगा। आई एम वेरी सबा फैन। हमारी आज भी व्यू यूट्यूब के जो व्यू काउंट्स आते हैं सबसे ज्यादा व्यूज मतलब जो हर वक्त रहती है वो कमली का रिव्यू है। तो प्लीज ये ना सोचा करें कि हम मैं एक्साइटेड इसलिए नहीं हूँ कि पीछे जो काम हुए हैं ना तो वो मुझे सबा के साथ ज्यादती हुई है। चाहे वो सरे रहा है और चाहे वो फ्रॉड है। फ्रॉड तो किया भी साकिब खान ने ना, तो अभी बहुत बड़ा फ्रॉड था। तो चले जी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ जो है फिरोज खान से रिलेटेड। वैसे ऐसे ले आऊं। हाँ अब थोड़े एनर्जी कहाँ गई? एफ के फिरोज खान हाँ MB हाँ मुनीब भट्ट जी। हुआ ये कि जैसे कुछ ऐसे पहले फिरोज खान की एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि उन्होंने एक स्टे ऑर्डर दिया था कुछ स्टार्स के खिलाफ जो कि डेफेमेशन केस का ऑर्डर दिया था, स्टे ऑर्डर। आपको जन कहीं देखा मानहानि का दावा हुआ था और उस पे उन स्टार्स के नंबर रिवील हो गए थे जिससे स्टार्स की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि लोगों ने तो कॉल दे वो देखे भी थे लोगों ने अपने, फिर वो भी पूरी लिस्ट लाल हुई थी। उष्णा शाह की थी, किसकी थी? इकरा अजीज की थी, मैं बताता हूँ, एमन की थी, मिनाल की थी, मुझे ऐसे कभी भी याद नहीं आएगा अगर तुम मुझे। शर्मीन बेचना की थी और एक थी उसकी वो जो आइलैंड में भी है ना, जो आइलैंड में है 10 मिनट सकते मुझे क्या सरबत की सबसे ज्यादा थी, वो सरबत ने भी दिखाया भी था। अच्छा क्या है तो हुआ ये कि अभी रिसेंटली एक मुनीब भट्ट आई अचानक से आउट ऑफ नोवेयर जी। मुनीब भट्ट ने कहा कि वो मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़े जी। मुनीब भट्ट ने कहा है कि आई मुनीब भट्ट एंड फैमिली hereby state that to hereby फैमिली में उनकी बीवी भी जो कि वो भी इस केस का पार्ट रही थी, state that to give us अच्छा hereby state that to give us pain and mental distress wasn't FK's intention. It was a mistake. I announced to drop all the charges. Honorable judiciary is still hearing Firoz Khan and Saida Alize's case. We have full faith in our judicial system. The verdict court will give. The verdict court will give. We will stand by that. Acha. It's their private matter and everyone should respect their privacy and refrain from commenting. अच्छा ये इन्होंने ना बिल्कुल मेरी अंग्रेजी का प्रयोग किया है कि कोई कोमाल ते फुल स्टॉप नहीं लाड़ा, खुद ही डिसाइड करो। तो मेरे लिए ज़रा प्रॉब्लम होगी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं भी ऐसे लिखता हूँ, वो पंक्चुएशन ही ना हो। हाँ पंक्चुएशन नहीं हुई। खैर कहना वो ये चाह रहे हैं कि उनसे हमें कोई गिला नहीं है। उसके बाद एक फिरोज खान की एक पोस्ट आई। अच्छा करिए पोस्ट चला रहे, इधर पीप पढ़नी पड़ जानी है, मेरा इम्तिहान हो जाना है, डिक्टेशन मुझे नहीं ठीक। फिरोज ने कहा कि मुझे नहीं पता था। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आई। अच्छा ये सब फिरोज वाले सीन में समय हमने बड़ा फिरोज को सपोर्ट किया, वैसे देखा जाए तो हमने फिरोज के पॉइंट्स को ज्यादा हमने भारी समझा हमेशा। इस वाले में मैं भारी नहीं समझूंगा। क्यों यार? आपको 2 महीने बाद याद आया कि नंबर? यही तो मसला है। मुनीब भाई को भी 2 महीने बाद क्यों याद आया?
कुछ चल रहा होगा ना केस केयर वाले से, कोई प्रोग्रेस हुई होगी। अब इधर आप वो पैसों वाली बात कर लो। नहीं, कौन सी? नहीं पैसे नहीं देते उन्हें। नहीं What do you think? हो गया होगा, आपस में उन्होंने कहा होगा कि एक पोस्ट लगा देते देते हैं। रिसेंटली मैं मनी भट्ट का फैन हो गया हूँ ना। हाँ, आजकल उधर भी वो जो ड्रामा आ रहा है, एक इनका रमजान प्ले आ रहा है, क्या नाम है इसका? तेरे प्यार तेरे पे एक तेरे लिए क्या था? मैंने भी नहीं आता। इधर लिखा हुआ है, 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 तेरे आने से तेरे आने से। और वो सरेरा। अच्छा खैर, जो भी हुआ मुझे लगता है कि ठीक है, तो गड़बड़ है दया। इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय फिरोज, तब लेना चाहिए, लेकिन ये उसी वक्त उसी घंटे लेने वाला स्टेप था। दिल में इज्जत और बढ़ जाती यस। अभी जो है ना, ये आपको लगा कि आप गोगलों से मिट्टी झाड़ी है। नहीं, मतलब लाइक जब हाथ से बात निकल गई होगी ना, उन्होंने कहा होगा चलो हाय मैं जरा नीचे उतर आऊं। तो मैं पहले ही नीचे उतर आऊं। अब चिड़ियां खेत चुग चुकी है ना। अब आपकी इस हम्बलनेस का कोई फायदा नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? कोई फायदा नहीं है ना, नहीं है ना, फजूल। तो ये मेरे लिए कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मैं इसको ओह जैसे वो पीछे वाला मैटर था, है ना। चलो जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। डू यू हैव एनी? एक है ना। कौन सी? नहीं है? अच्छा हाँ जी। हुआ कुछ इस तरह से जी, नदीम बेग वर्सेस उर्वा हुसैन विद सी, हुसैन विद एस। सुनो तो। हाँ, मैंने कहा पहले कंट्रोवर्शियल शो यस फोर्थ एम्पायर जो कर रहे हैं फहद मुस्तफ़ा, जिसको हम दो दफ़ा पहले भी एक डिस्कशन का हिस्सा बना चुके हैं। मैंने नहीं समझ लगती, फहद मुस्तफ़ा अरबा रुपया माशाल्लाह कमा रहे हैं, एडा मशहूर शो जीतो पाकिस्तान का, एडे एडे वधिया ड्रामे बना रहे हैं, तो क्यों आप आई फील कि जब आप अगले साल 2014 में जीतो पाकिस्तान को 10 साल हो जाएंगे बाय द वे, और 10 सालों से आपके जीतो पाकिस्तान को कभी भी कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं पड़ी। इट मींस ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि 10 साल से ना आपने कोई प्रोजेक्ट भी नहीं किया, आपने फिल्में की हैं, फवाद मुस्तफा ने ड्रामे नहीं किए, किए होंगे, अब मुझे याद नहीं है, एज अ प्रोड्यूसर भी जो भी किए होंगे, लेकिन इतने कोई प्रोमिनेंट मुझे याद नहीं है। पिछले 10 सालों में फिल्में की हैं वो याद है। तो 10 सालों में आपकी फिल्में भी अच्छी जा रही हैं, आपका प्रोडक्शन हाउस भी अच्छा जा रहा है, आपको कभी किसी कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं फील हुई। और मुझे ऐसा फील होता है कि जितने आप एक अवामी स्टार है, बिल्कुल जो सही अवामी स्टार इस टाइम पे है, मेरे ख्याल में फहद मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं है जो अवाम के साथ इंटरेक्ट करता है। इसका रियल अवाम के साथ सोशल मीडिया इंटरेक्शन नहीं है, रियल इंटरेक्शन। उसको अवाम इन एनी केस पसंद करती है। उसको क्यों जरूरत है एक ऐसे शो की जिसमें मसालेदार सवाल कोई जरूरत। पहले तो बात हम यहाँ आते हैं ना कि इस मसालेदार वाले सवाल के शो की जरूरत क्यों है फहद मुस्तफा को। कोई एक और एक्टर ले ले जिसका करियर बैठ रहा हो, और कुछ और लोग कर भी रहे हैं गेम शो आसपास देखें अगर, तो उनको शायद जरूरत हो अपने शो को हाईलाइट करने की, उनको मुंह नहीं लगाता ना। हाँ, उनको कोई आप तो जहाँ बैठेंगे वहीं पे ही टीआरपी आ जाएगी। वो कहते हैं ना आप जहाँ से मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस चीज को ये कहते हैं ना कि ये शो है, शो की रिक्वायरमेंट शो की नहीं है रिक्वायरमेंट। फहद मुस्तफा को इस रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी जब से वो शुरू हुआ है कंट्रोवर्सीज गलीज कंट्रोवर्सी टू बी वेरी ऑनेस्ट। समी खान वाली तो बहुत बुरी थी, समी खान वाली भी, ये वाली भी। ये बात आई थिंक अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर हैं, और हम पीछे भी कह चुके हैं कि मुझे तो ये कंटेंट की टाइप ही नहीं पसंद, मुझे ये कंटेंट की टाइप ही नहीं पसंद जहाँ पे एक रेटिंग के लिए रिडिक्यूल किया जाता है कि इनको रेट करें 1 2 3। मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में डाल देते हो जहाँ पे अगले बंदे ने चूज करना ही करना है। हाँ, कि जी ये इसकी एक्टिंग को रेट करें, भी वो करेगा, फिर वो बेचारा क्या करे फिर जी, वो जब करेगा तो वो जो दूसरा बंदा उसको लगेगी आग। और मुझे एक और चीज, बहुत सारे जो हमारे कुछ लोग आसपास ये कहते हैं कि जी आप बैठे आप कहें जी नहीं जी हमें ये बात का जवाब नहीं देना, तो प्रॉब्लम इसके इनका शो तो है भी लाइव शो, तो आपके पास तो ये भी मार्जिन नहीं है, ठीक है, तो रिकॉर्डेड भी नहीं है। तो आई थिंक इसमें अब हम आ जाते हैं एक तो कंट्रोवर्सी वाली, अब जो करंट कंट्रोवर्सी चल रही है, अब आप बताएं। हुआ कुछ इस तरह से कि आए हुए थे वहाँ पे नदीम बेग, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे ड्रामास डायरेक्ट कर चुके, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम। उनसे पूछा गया कि क्या है कुछ नहीं, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम। उनसे पूछा गया सबसे पहले सवाल कि आपको काम करने में किस एक्ट्रेस के साथ दुश्वारी ज्यादा पेश आई जी। उसमें उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए जिनमें उर्वा का भी नाम था जी। उन्होंने कहा जी उर्वा जी।
फिर एक सवाल पूछा गया कि आपको कोरियोग्राफी करते हुए किस एक्ट्रेस के साथ मुश्किल पेश आई, जहां पे उन्होंने कहा हुमायूं सईद और उर्वा हुसैन। अब हुमायूं सईद तो है उनके दोस्त, उन्होंने तो माइंड नहीं करना था। उर्वा हो गई ट्रिगर्ड कि मुझे क्यों बार बार वो किया जा रहा है। उनकी आई एक पोस्ट जो कि बहुत लंबी थी, उसको हम चला देंगे, लगा देंगे। उसका लुब्बे लबाब कुछ इस तरह से था कि आई एम एन आर्टिस्ट और मुझे लगता था कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं क्रिएटिव डिस्कशन करूं टीम के साथ बैठ के कि इसको हम इस तरह से नहीं इस तरह कर लेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। Which is her right, बिल्कुल, yes, बिल्कुल जी। तो वो कहती कि मैं पहले इस तरह करती थी, जब मैंने देखा कि यहाँ पे कल्चर नहीं है तो फिर मैंने ये चीज़ करना छोड़ दी। Yes. अब मैं ये काम नहीं करती तो गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है। और वो भी उसके अच्छा पहले तो ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कासिम अल मुरीद को। जी भला क्यों? हाँ आपका एक मशहूर एक ड्रामा है, इट्स अ शिट ड्रामा बेसिकली, मेरे हम सफर इज अ शिट ड्रामा, बट वो अवाम में बहुत मकबूल हुआ। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन वो बैठ के कभी भी अपने उस ड्रामे को किसी भी स्टार को रेडिक्यूल नहीं करेंगे। वो उन्होंने नहीं किया, ब्लेम गेम नहीं करते, उन्होंने आज तक नहीं किया और उन्होंने अपनी हर गलत चीज को सही जस्टिफाई किया है। अब आपकी एक फिल्म है जिसमें उर्वा ने सिर्फ एक दफा काम किया और वो उस फिल्म में अगर आप देखें ना, उस फिल्म में है ही सिर्फ उर्वा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, दुर्दाना ही है। दुर्दाना के अलावा कौन है? सब नंबर 1 तो नदीम बेग को चाहिए था कि वो इस चीज को आपको एक इज्जत मिली है दुर्दाना के थ्रू, उस चीज में आप कहेंगे चलो ठीक है यार, मेरा उसके साथ जो भी मैं आइंदा काम नहीं करूंगा, तो मुझे उसको मेंशन ही नहीं करना चाहिए था। नंबर 1 आपको आपके करियर का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर दिया है बिल्कुल उर्वा ने, चाहे उन्होंने आपको तंग किया है तो शायद हो सकता है उसी तंग का सिला है, हो सकता है कि उस क्रिएटिव डिस्कशन के बाद ये दुर्दाना निकल के बाहर आई हो। ठीक है, तो आप किस तरह कह सकते हैं, मतलब जैसे विकास बहल और क्वीन कंगना का एक इशू चल रहा है, लेकिन जब तक क्वीन हिट थी उन्होंने कभी इस चीज को वो नहीं किया, सब सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन वो फिर मी टू मूवमेंट चली कुछ 5-6 साल बाद, तो फिर वो सारा रगड़ा गया केस सारा, लेकिन तब तक नहीं किया भाई, आपका चीज है। लेकिन अब अगर आप खुद फाइट चाह रहे हैं उर्वा से तो वो एक अलग बात होगी। अब उन्होंने कहा कि एक ही गाना मैंने आपके साथ किया है, मेरा 24/7 ला खेलना, और मुझे तो उसमें किसने झंडे गाड़े हैं भाई बताएं? नेगा जी ने। ऑब्वियस है भाई, क्या वहां पे क्या फिर नदीम बेग साहब स्टेप सिखा रहे हैं। वैसे वो निगर नहीं कोरियोग्राफ के, मुझे याद आ गया, शबीना खान है, कोई और है निगर नहीं, सॉरी है मैं निगाह रगड़ी जावा। उस गाने में सिर्फ यही उर्वा ही थी उस गाने में? नहीं महविश भी आती। हाँ थोड़ी देर के लिए आती। उन्होंने बड़ा परफेक्ट किया था, डांस मूव्स तो वही थे ना भाई। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ना, या तो हो के जैसे डोला रे डोला है, वहां पे आप डिस्कशन कर सकते हो कि ऐश्वर्या ने अच्छा किया, माधुरी ने अच्छा किया, बड़ी मुश्किल या कह सकते मनीषा ने अच्छा किया या माधुरी ने अच्छा किया। हाँ वैसे यू आर राइट, जब दोनों ही एक जैसा परफॉर्म कर रही है तो फिर किसने अच्छा किया, किसने, ये तो डिस्कशन ही नहीं बनती। नहीं वो कह रहे हैं कि आपको बैक स्टेज किसने तंग किया, बैक ऑफ द कैमरा। ठीक है, अच्छा खैर, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस चीज को ट्रिगर, ये चीजें मुझे ट्रिगर करती है, फलाना करती है। फॉर अ सेकंड आप भूल जाएंगे ये इंडस्ट्री नहीं है। आप दो दोस्त बैठे हैं, तीसरा दोस्त कहीं और बैठा है, और कोई 2 बेस्ट फ्रेंड बैठे हैं और कोई कहे कि मुझे सबसे ज्यादा तंग जो है वो मुझे वो वाला दोस्त करता है, और अगर आपको ये बात पता लगे तो क्या आप बैठ के सुकून से रिएक्ट करोगे कि नहीं जी इग्नोर? नहीं होता है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो कि कोई मेरी चुगली करे, और हमने बड़ा शाश होके काम किया ना। हाँ। और वो आगे जाके आपको तो और क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उर्वा को जो है ना ये बुलिंग वाला कार्ड और वो वाला कार्ड नहीं प्ले करना चाहिए था, सिंपैथी वाला। क्यों? विच इज ट्रू, नहीं करना चाहिए था। ये चीजें ट्रिगर करती हैं। आपको एक गंदा कमेंट आ जाए, आप 10 दफा सोचेंगे हाय मैंने इसको भी ऐड किया हुआ, मैंने इसको भी ऐड किया, मैंने ये भी देखेगा, ये भी देखेगा, ये भी देखेगा। और वो कमेंट आवाम की भी तरफ से भी नहीं है ना, वो इतने बड़े डायरेक्टर की तरफ से। और एक वो पब्लिक चीज है, और एक पब्लिक, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि शायद उर्वा को खुद ही फोन करके उनसे कह देना चाहिए था कि आपको जो इशू है मुझे बताएं। नहीं, उन्होंने पब्लिक एक्शन किया है तो उसका रिएक्शन भी पब्लिक होगा। सो मुझे यहाँ पे उर्वा जस्टिफाइड लगती है, उन्होंने जो किया है वेल डन। इनफैक्ट अगर इनको आप लीगली भी घसीटना चाहें तो जरूर घसीटें। इवन इट्स अ डिफेमेशन किस तरह से कि कल को कोई डायरेक्टर बाहर से आए और उसको नहीं पता वो उर्वा के बारे में काम करना चाहता है, और जब उर्वा सर्च करेगा ऊपर ये न्यूज चलेगी कि नदीम बेग एक पाकिस्तान का बड़ा डायरेक्टर ये कहता है कि उर्वा अच्छा काम ही नहीं करती, तो उर्वा के तो आपने काम बंद कर दिए। बिल्कुल, अगर आप इस तरह से सोचे तो ये तो डिफेमेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है।
व्हाट डू यू थिंक? ऐसे ही है, दैट्स राइट। चलो जी, उसके बाद खैर मावरा ने और फरहान सईद ने इस पोस्ट पे उनको बहुत सपोर्ट किया। फरहान सईद ने कहा तुझे ही है बसेरा कर तूफानों की चट्टानों जो भी है। इसमें ना वो स्टेज ड्रामे वाले याद है तुम्हें? मुझे वो स्टेज ड्रामे याद आ गए। तो नरगिस है बसेरा कर शेखों की दुकानों तो हाँ, ओए हो, स्टेज ड्रामा का भी बहुत मजेदार दौर था। कभी-कभी दिल करता है मैं डिस्कस करूं उस जमाने के मेरे बड़े फेवरेट रह चुके हैं। मेरे ख्याल में नहीं किए हुए। अच्छा, कुछ ना कहो पार्ट 2 मुझे बड़ा पसंद था। रबाइश के ना हो मेरा बड़ा फेवरेट था। चलाक तोते मुझे इतना पसंद था। माय फेवरेट वन इज कोठा। कोठा भी बड़ा अच्छा था। कोठा मिस 2006 ओए वो देखा है नरगिस वाला ए वही है ना? चला हाला ला मैं गुफा लगदी पई है। ज़ारा अकबर ने एक कॉमिक लेवल को बहुत खूबसूरत था। आई थिंक इधर डालते हैं। आई थिंक कर ले इधर एक आग बहा लग दी डाल देते हैं ना कि लोग जरूर जाकर देखें। इट्स माय फेवरेट मुझे बड़ा स्टेज ड्रामा। अच्छा खैर, आई थिंक हाँ दैट्स इट। चलो जी, मूविंग ऑन टू, अब आ जाते हैं हमारे सेगमेंट्स की तरफ। सबसे पहले इंटरव्यू करें कि कंटेंट कर लें? इंटरव्यू कर लो। इंटरव्यू कर लेते हैं। इंटरव्यू द वीक, कितने इंटरव्यू हैं मून आज? आज 2 हैं, एक आप कर रहे हैं एक मैं कर रहा हूं। जी, आप कौन सा देखिए हमने काफी हैं वैसे। जो तो मैंने देखा वो आपने भी देखा है? हाँ ठीक है ठीक है। मैं पहले कर लूं जो आपने नहीं देखा। हाँ वो कर लें। वो है नूरा मखदूम का, जो कि पाकिस्तान के इस टाइम ब्लॉकबस्टर ड्रामे की राइटर है। तेरे बिन ड्रामे की वो राइटर है और मुझे बड़ा शौक है राइटर्स का पर्सपेक्टिव जानने का, क्योंकि क्या थॉट प्रोसेस चलता होगा उनके माइंड में कि उन्होंने वो कहानी किस तरह से लिखी और कैरेक्टराइजेशन या कि आप राइटर का पर्सपेक्टिव जानो रादर देन एक्ट्रेस का। मेरा है कि मैं एक्ट्रेस का जानूं। अच्छा खैर, तो जी बहुत कॉन्डिसेंडिंग ये बहन है हमारी। ताल्लुक़ है इनका सिंध से, इंटीरियर सिंध से, और एक्सेंट भी इनका सेम वही है जी। तो ये काफ़ी पुरानी राइटर है, काफ़ी देर का लिख रही हैं। ड्रामा उन्होंने पहले ही लिखा है, उससे पहले उन्होंने लिखे हैं बट वो इतने ज़्यादा मशहूर हाईलाइट में नहीं आए। हाईलाइट में क्योंकि स्टार प्लस नहीं आना था, तो उनकी किस्मत में लिखा हुआ था क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था। वही कासिम अली मुरीद वाली बात कि अच्छे ड्रामे भी मैंने किए, आंगन नहीं उठा, प्रेम के लिए नहीं उठा। तो जी उन्होंने खैर बताया कि जी मैंने पढ़ी लिखी यहाँ से हूँ, मैंने ये किया है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड ये ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, तेरे बिन की जब बात आई तो उन्होंने फिर से वही बात की जो सारे राइटर्स कहते हैं। वो क्या है? क्या? ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरीज। कहती मेरी एक जानने वाली थी वो मीरब थी, जिसको जवानी में या पता चला था कि वो अडॉप्टेड है, उसके माँ बाप जो है वो रियल नहीं है, जिन्होंने इसको पाला है। अच्छा, डू यू थिंक तेरे बिन इज अबाउट दिस स्टोरी? नो, दिस इज नॉट। अच्छा, नूरा मखदूम बेसिकली है आलिया मखदूम की बहन जी। आलिया मखदूम जिन्होंने हमें बहुत खूबसूरत ड्रामा हब्स दिया। ठीक है, एक तरफ ये अप्रोच है रियलिस्टिक, कैरेक्टराइजेशन पे प्रॉपर काम, हर चीज सिस्टमैटिक, और एक तरफ ये शिट है। अब आई डोंट नो क्या उनके जहन में चल रहा होगा कि उन्होंने किस नशे में ये ड्रामा लिखा। मैं तो यही कहूंगा इतनी ज्यादा फनी था। मुझे एक और राइटर भी देखी। अच्छा फिर ना राबिया, अच्छा फुशिया पे था एक्चुअली एक और राइटर मैंने देखी है जो राइटर नहीं लगती, वो मास्क वाली। हाँ, वो कौन है? वो सिद्रा सहर इमरान है, जिन्होंने मुझे प्यार हुआ था लिखा था। उसका इंटरव्यू मैंने आज रात को देखना है इंशाल्लाह। अच्छा सुनो तो सही। हाँ। सीन ये हुआ कि राबिया ने कहा कि आपने थप्पड़ क्यों लगाया जी। उन्होंने कहा मैंने डायलॉग ही ऐसे लिखे थे, कोई भी बंदा उसको गुस्सा आ जाएगा। भाई तुमने क्यों लिखे वो डायलॉग? मतलब तुम सनसनी चाहती थी, मतलब आप चाहती थी कि सनसनी आए। कहती कोई भी आपको बगैरत कहेगा तो आप उसको थप्पड़ ही मारोगे आगे से। उन्होंने आधा घंटा बैठ के राबिया मुगनी के साथ इस चीज के ऊपर जस्टिफाई करने की कोशिश की कि थप्पड़ है तो है। नहीं, वो कहते थप्पड़ इसलिए है कि अगर आप किसी मर्द को कहीं बगैरत है तो हाँ, वो आपको थप्पड़ मारेगा। बिल्कुल। और अगर वो बगैरत है तो फिर भी मारेगा, फिर तो ज्यादा मारेगा ना, फिर तो साथ थप्पड़ों के साथ मुक्के भी मारेगा। तो वो बगैरत है तो थप्पड़ मारता है ना, जब उसको कहा जाए बगैरत। अच्छा सुनो तो, हाँ, जो गैरत वाला होगा ना वो नहीं मारेगा। अच्छा, शो के इंटरव्यू के आखिरी मोमेंट तक राबिया ये उनसे वादा लेती रही कि आप नेक्स्ट किसी ड्रामे में किसी को भी थप्पड़ नहीं बढ़वाएंगी, पर वो औरत नहीं मानी। उसने कहा अगर रेलेवेंट होगा तो आएगा, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आएगा, मैं तो जरूर थप्पड़ पड़वाऊंगी। कहती अगर थप्पड़ है तो रोमांस भी तो है ना। नो बीबी नो। फिर मेरे ख्याल में आपका सिंध बोर्ड जो है इसका कसूर है, नूरा मखदूम का कसूर नहीं है। कहती माँ बेगम जैसी बड़ी औरतें मैंने देखी हैं। माँ बेगम जैसी औरतें मैंने भी देखी। ठीक है, होती हैं।
कहती है हमारे उधर इंटीरियर सीन में औरतों का राज होता है, ठीक है, माँ बेगम वाली औरतें मानते हैं बट प्रॉब्लम मैं बताता हूँ ना, मुझे मेरा क्या प्रॉब्लम है जो मुझे बताएं कि उन्होंने इस इंटरव्यू में इस चीज का जवाब दिया है कि नहीं। एक तो आपने मुझे पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, तेरे बिन क्या है क्या है तेरे बिन। अच्छा, बात बात पे बार बार यही बात की जा रही है, स्टोरी क्या है कि आप तो अभी से परेशान हो गए, अभी तो आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है, बस फिर आप अभी से परेशान है, आगे देखिए क्या थॉट प्रोसेस था, कुछ नहीं बताया उन्होंने कि प्रोसेस क्या था। बस ठीक है जी, मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद है ड्रामा, तुम और मैं शुरू करते हैं। मेरे हस्बैंड एपिसोड देख के बड़ा खुश होते हैं, मुझे एक एक सीन के बारे में अप्रिशिएट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने उसका नाम मुर्तसिम रखा था, मीरब मैंने रखा था। कोई एक स्क्रिप्ट बना के हम भेजें, हाँ, किसी कंटेंट हेड को कि हमारी स्क्रिप्ट चलाएं। मेरे पास हम भी ऐसे सनसनी फैलाते हैं, कोई डिफरेंट स्टोरीज है ना, अगर ये बन सकती हैं तो हम क्यों नहीं। चलो अच्छा जी, और एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आपने देखा? जी वो आपने भी देखा। हाँ। और मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में इससे अच्छा इंटरव्यू मैंने अभी तक किसी स्टार का नहीं देखा, और वो है जी जो अनिल मकसूद ने माहिरा खान का इंटरव्यू किया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंटरव्यू, वेरी स्ट्रक्चर्ड, और स्ट्रक्चर ना भी हो, शायद उनकी प्रिपरेशन ना भी हो, तो द वे कन्वर्सेशन फ्लोइंग और हाजिर दिमागी और विटीनेस जो है, जहां पे अनवर मकसूद की भी नजर आई और माहिरा की भी नजर आई। देयर सो मेनी डीप सेंटेंसेस जो कि इसमें कि ये तो मुझे तो बहुत मजा आया। मेरे ख्याल में माहिरा का मैं इस पूरे इंटरव्यू में मैंने माहिरा की एक खूबसूरत साइड देखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उनको तहजीब है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक चीज जो मुझे थोड़ा सा एतराज है, हाँ जी, निकली वो भी इनसाइडर मतलब हाँ ठीक है, मतलब यानी कि कोई जर्नी नहीं है ऐसा। नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? यानी कि उनके लिए भी जर्नी इजी थी, उनके लिए भी वो भी इनसाइडर है तो जर्नी इजी है। स्ट्रगल कोई उनके लिए भी एनेबलर्स थे उनके पास, और जो स्ट्रगल बैठ के वो अक्सर कैश कराते हैं। मैं उनको इस वर्ड को कैश ना कहूँ तो क्या कहूँ, ये वही है ननिया पांडे वाली स्ट्रगल। नहीं वेट अ सेकंड, इसको कुछ और कोई तमीजदार लफ्ज बताओ कैश की जगह। जो जिस स्ट्रगल को वो बार बार मेंशन करती हैं, तो लड़की वो स्ट्रगल तो फिर तुम गलियों में जाओ तो उससे भी ज्यादा बड़ी स्ट्रगल है। स्ट्रगल कहाँ हो रही है? बाहर। मैंने वॉशरूम धोए, तो बाजी यहाँ पे जो इधर KFC के वॉशरूम धोता है, उसकी स्ट्रगल क्या होगी? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो स्टार है तो कहीं ना कहीं एंट्री वाले जो प्रोसेस है, जो कि मुझे लगता है सबा कमर ट्रू स्टार जो जीरो से हीरो बनी, उनके लिए प्रिविलेज्ड माहौल नहीं था। उन्हें वी नेवर नो और मेरे ख्याल में जिस तरह से सारा सिस्टम है, जिस तरह गो थ्रू होता है, आप ट्रू नहीं हम अंदाजा लगा सकते। कोई जब आपको चैनल का हेड खुद कह रहा है कि आओ मेरे शो में आ जाओ, तो इससे बड़ी मतलब आपने तो फिर कोई स्ट्रगल की ही नहीं। फिर आप कहें कि मैं तो प्रेग्नेंट होके आ गई, तो वो तो फिर वो शो तो आपको तो मिल ही गया था ना। बिल्कुल हो गया था। शो लेने की स्ट्रगल क्या थी वो बताओ। शो में बैठ के करने की स्ट्रगल जो है वो तो मिल गई, वो तो खत्म। इस चीज से लाइमलाइट में तो आप आ गए। वो मुझे जिंदगी में पहले पता लगा कि शी इज अ प्रिविलेज इनेबलर्स थे उनके पास, वो इनसाइडर थे उनके पास शुरू से। ऐसे नहीं वो मर्जी से पिक एंड चूज करनी कि मैंने ये करना है या वो करना है। देख लें फिर, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज मुझे बड़ी बुरी लगी। बाकी गीता दत्त का जिक्र हुआ। हाँ बिल्कुल, उनके कुछ सॉन्ग्स का। हाँ उनकी बड़ी फेवरेट है गीता दत्त, तो आपको भी याद है मेरी भी बड़ी जी, आपकी बड़ी फेवरेट है, आपकी तस्वीर लगी हुई थी उनकी। हाँ। तो वही गीता दत्त से मेरे पास उनकी कैसेट भी है, मैंने सोचा मैं दिखाऊं लोगों को। ये जो है इसमें इनके कुछ कौन से 2 गाने हैं? अच्छा, उन्होंने तो उनसे 4 गाने पूछे थे, लेकिन अगर आपको पता है वो जो गाना है मशहूर, मेरा नाम चिन चिन चू। अच्छा, वो इनका है? इन्होंने कहा। नाइस। रात चांदनी में हेलो मिस्टर हाउ डू यू। इसके अलावा तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना है, अपने पे यकीन है तो फिर ये दाव लगा, इनका है। बड़ा अच्छा गाना। लेकिन मेरे जो सबसे फेवरेट इनका गाना है वो है मेरा सुंदर सपना बीत गया। हाँ, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। मेरा सुंदर कैसा? मेरा सुंदर सपना बीत गया। अच्छा। थोड़ा है ऐसे। बस आगे चल, माहिरा की तरफ है। अच्छा हाँ, माहिरा की तरफ आते हैं। हाँ, मोला जट का उन्होंने बड़ा जिक्र किया, डुल के कुछ चीजें मुझे थोड़ी वो लखनऊ वाली थोड़ी
मेरा दिमाग वही वाली बात ना, मुझे पता नहीं लगा कि किस बात को sarcastically लेना है और किस बात को, तो मेरा sarcastic level गंदे साइड पे चला गया, वो फौरन ही यूपी की तरफ आ गए और उनके कपड़ों की तरफ चले गए। लेकिन लखनऊ तो उन्होंने और भी काफी सारी बातें की, लाइक फौज ने आपको पैसे दिए ड्रामा बनाने के लिए। एक है क्योंकि उनका रिसेंटली वो एक वो भी चला, वो जो कंट्रोवर्सी 4 नाम तो भाई अनवर मकसूद पड़े, इट वाज वेल रिसर्च्ड है ना बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। इट वाज आप जरूर देखें, और नूराबाजी का चाहे ना देखें, ये वाला जरूर देखें, इसमें आपको पता लगेगा कि इंटरव्यू फिर क्या होता है। चलें एक ठीक है, मूविंग ऑन टू कंटेंट ऑफ द वीक। कंटेंट ऑफ द वीक में इस वीक मैंने देखी पठान, जो कि प्राइम पे आ चुकी है। यस, जो पठान ऐसे है ना, कैसी लगी? देयर सो मेनी क्वेश्चंस जिनको मुझे एक एक करके आंसर करना है। यासिर हुसैन ने भी कुछ उसके बारे में ट्वीट किया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यासिर हुसैन की ट्वीट के बारे में बात कर लूं। यासिर हुसैन ने बोला है कि ये फिल्म जो है गेम लगती है, सस्ती और बड़ा मिशन इम्पॉसिबल है। एग्रीड, ठीक है। लेकिन मसला यह है कि पठान को देखने से पहले आपको देखना ये जरूरी बहुत ज्यादा है कि क्या पठान किस ऑडियंस के लिए बनी है। ये एक एंटरटेनमेंट बेस्ड मूवी है, एक जिसको बोलते हैं कमर्शियल मूवी। वैसे तो फिल्म होती है ना कमर्शियल ना क्रिएटिव, वो आर्ट, ठीक है। ये लेकिन ये फुल मसालादार फिल्म है, वो ठीक है। एक हीरो सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी टाइप्स। हमारे मुल्क में भी तो एक फिल्म चल रही है ना, तो एक बड़ी लंबी हो गई है फिल्म, चलें उधर भी एक ठीक है। तो जी इसमें जो है मुझे यासिर हुसैन की बातों से एतराज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में यासिर हुसैन को देखने का नजरिया थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। अच्छा, तो फिर शायद आपको अच्छी लगे। तो मैं अगर आपको सच बताऊं तो मुझे फिल्म अच्छी लगी है। ओके, किस सेंस में वो मैं बता देता हूँ। सेंस ये में कि एंटरटेनमेंट फिल्म है। एक ऐसा इंसान जिसके पास एंटरटेनमेंट के मौके बहुत कम है, जो कि बहुत कम फिल्में देखता है और वो कभी सोचता है कि मुझे फिल्म देखना पसंद ही सिनेमा पे करता है। तो अगर वो सिनेमा पे जाके देखेगा तो उसको मजा आएगा। बड़े मजेदार स्टोरी आपको हुक करके रखती है, लूप होल्स के साथ, चाहे जो भी है। लेकिन फिर इस तरह की फिल्मों में इस तरह से ही होता है। One thing which I don't like about पठान is otherwise हम इसका डिटेल रिव्यू कर सकते थे, क्योंकि ये एक ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म है, ठीक है। बाय द वे वेरी वेल शॉट, जो सीन उन्होंने बाहर शूटिंग की है, उसकी कैमरा एंगल्स और वो जो चीजें दुबई, वो बड़े खूबसूरत है। जो अफगानिस्तान में किया वो भी बियॉन्ड परफेक्शन, मतलब ठीक है, उसमें कोई झोल झाल माल नहीं है। जहां भी मुझे सबसे ज्यादा इतराज आता है वही वाली बात जो मैंने शुरू में बोली कि अपने आप को सही कहने के लिए या अपने गंद को जस्टिफाई करने के लिए किसी और का गंद ना दिखाया जाए तो क्या हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। क्या मतलब इस तरह की फिल्मों से क्या, एक तो ये इमेजिनरी स्टोरी है, ये कोई इतनी रियल स्टोरी भी नहीं है, ठीक है। कभी कभी मैं बैठ के सोचता हूँ कि जब हम कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि इस तरह की एक्शन हीरो फिल्में और इस तरह की एजेंसी की फिल्में हमारी, तो फिर यही होगी ना, इंडिया पाकिस्तान में तो यही होगी। कभी हम बैठ के हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो फिर मैं सोचता हूँ क्या अमेरिका के जो बशिंदे होंगे, जो कि बड़े पेट्रियाटिक होंगे, वो इस तरह की फिल्मों कैसे लेते होंगे कि अगर रशिया इस तरह की फिल्में उनके खिलाफ बनाता है, या अमेरिका रशिया के खिलाफ फिल्में बनाता है, तो रशियन इन फिल्मों को कैसे लेते होंगे, ठीक है। यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं इस तरह सोच रहा हूँ। तो हर्ट तो एक नेशन इन एनी केस होगी ही होगी इस तरह की फिल्म, बिल्कुल ऐसे है। तो किसी को हर्ट करके आपको क्या खुशी मिलेगी? कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट करके कि वो तो हैं ही गंदे, हम हैं अच्छे, तो हम दूध के दूल्हे हैं। नहीं, दोनों साइडें होती हैं, दोनों साइडें अच्छी है, चाहे बुराई, कुछ इधर नाइंसाफियां, कुछ उधर नाइंसाफियां। ये इधर वाली सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, मैं ओवरऑल भी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल हर जगह चल रही है ये चीज। तो हर जगह होता है, कोई यहाँ पे दूध बहुत कम हाथ है जो एक हाथ से ताली बजा सकते हैं, कोई भी मुल्क यहाँ पे बैठ के मासूम हरकतें नहीं कर रहा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सबको ताकत चाहिए, सबको वो चाहिए। तो हम ऐसे फिल्में फिर क्यों बनाते हैं जिसमें हमने किसी एक नेशन को हर्ट ही करना होता है अपनी नेशन को खुश करने के लिए ऐसे ही है, ठीक है। इसलिए मुझे हमेशा टाइगर जो सीरीज है हमेशा अच्छी लगती है। वो किसी भी नेशन की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करती, वो एक नया ही एजेंडा लेके आती है, ठीक है। तो ये इस वजह से हमने इस फिल्म को नहीं किया। तो आपके पास कौन सी फिल्म है मून? मेरे ख्याल में मैंने सारी से बता दी। मुझे दीपिका बहुत अच्छी लगी, दीपिका के एक्शन सीन्स वो सो गुड, बहुत अच्छी उन्होंने मेहनत की दीपिका ने इस फिल्म में। दीपिका का काम बहुत अच्छा है। जॉन कुछ जगहों में ना जॉन शाहरुख को बहुत खा गए हैं भाई, जॉन शाहरुख को
क्या खूबसूरत उन्होंने और एक्टिंग सबसे बड़ी हाईलाइट इस फिल्म में सलमान खान यस टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक एंड में सीन आता है और एक फिल्म के जो एंड पे आता है वो तो बहुत ही खूबसूरत है ना, जब ये दोनों चूज कर रहे होते हैं कि अब इंडस्ट्री को कौन संभालेगा, हम 55 60 साल के हो गए हैं, तो देखते हैं कि वो नहीं वो भी नहीं, वो नहीं वो भी नहीं, वो नहीं हम ही संभालना पड़ेगा। बड़ा खूबसूरत, वो बड़ा अच्छा था। और सलमान खान का वो जो छोटा सा टाइगर वाला एक सीन आता है वो भी अच्छा था। दैट्स इट। मैंने देखी 2 फिल्में, दोनों पंजाबी दोनों पाकिस्तानी जी। मैंने देखी नाचे नागिन जी। नाचे नागिन है जी फिल्म, एक्चुअली इंडिया में बहुत सारी फिल्में बनी, नगीना बनी, नागिन बनी, वो तेरे संग प्यार में नहीं बोलना पाकिस्तान में भी पहले बनी हुई है नागिन, तो ये उनकी उसी की ही फ्रेंचाइज, एक रिवेंज स्टोरी है। फिल्म में है जी सुल्तान राही, इस्माइल शाह और क्या नाम है उन नादरा जी। तो मैं तेरी नादरा सुना है गाना? हाँ, इट्स अ रिवेंज स्टोरी ऑफ 2 सांप्स, ठीक है जो कि इच्छाधारी 100 साल बाद इच्छाधारी इंसान का रूप धारण कर लेते हैं। फिर उनकी एक शादी होनी होती है, शादी की रात उसको कोई मार देता है नाग को, तो नागिन उन सब का बदला लेती है। तो इट्स अ रिवेंज स्टोरी, जाने दुश्मन। हाँ, बड़ी मजे की फिल्म है, मजा आया। गाने मुझे बड़े पसंद है, गाने तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। मंगे ढोलारी गोरा पिंडा उदास नूरजहां ने गाया हुआ है। इस गाने की बड़ी मजेदार बात है कि इस्माइल शाह की डांस में बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या डांस है वो क्या, मैं फिर वही कहूंगा कि देखें उसको उस नजर से जिस नजर से इस्माइल शाह की ट्रेनिंग हुई है, उस जमाने से, उस जमाने के, तो उस जमाने के पास इट्स सो गुड। और कौन सा गाना था? एक और गाना बड़ा अच्छा था इस फिल्म का, प्यार दा लपेटा मैंने कुट के हो जा टोरी टोटे टोटे चूड़ी वांग टूट के आज मेरा दिल करदा। बड़ा प्यारा गाना, तो मैडम नूरजहां ने जान डाल दिया गानों में। और ये दोनों गाने बड़े अच्छे हैं। इन्होंने भी नादरा जी ने, नादरा का मैंने नादरा का एक गाना मैंने कहना था कि तो डालने के वही वाला नादरा तेरी नादरा की मूवी थी, फिल्म का नाम ही नादरा था। जैसे चांदनी फिल्म थी, फिल्म का नाम ही चांदनी था। हाँ, तो चांदनी से कॉपी किया हुआ है ना नादरा में तेरी नादरा। चले खैर, अच्छा खैर, एक और गाना इस फिल्म का मुझे बड़ा पसंद है, दुपट्टा कालड़ा। दुपट्टा कालड़ा फुलियां नाल कहंदा ओए दुपट्टा कालड़ा, हाँ वो भी अच्छा, वो गाया है मुसर नज़ीम ने गाया। चलें। सो अच्छा, आपको और क्या अच्छा लगा? एक और फिल्म देखी मैंने, फिल्म क्या अच्छी क्या लगनी थी बस। अच्छा, वैसे कोई इतनी बाय द वे कोई इतनी वेल सेलिब्रेटेड भी नहीं है, लेकिन इसे सिनेमा में बहुत पैसे, हाँ, बड़ी लोगों ने बड़ी पसंद की। नादरा मुझे अभी तक याद है नाचे नागिन, यार मेरे बचपन की यादों में, मतलब मेरे पेरेंट्स इस चीज का जिक्र करते थे कि एक है मूवी। नादरा वाज अ वेरी बिग स्टार, वेरी बिग स्टार इन अर्ली 90s। मैंने पठान भी आपके साथ खैर देखी, तो पठान पे आपने शेर हासिल बहस कर ली, तो मैं क्या कहूँ। तो चलते हैं आगे टिकटॉक की तरफ। टिकटॉक जी, मून टिकटॉक होए जी, होए टिकटॉक तो मेरा बड़ा वो है, लेकिन वो तो टिकटॉक नहीं है, टिकटॉक नहीं है, ये मसला है ना। चलो दफा करो, मेरे पास नहीं है टिकटॉक है ना, हम दोनों के पास एक चीज वो जी, एक टिकटॉकर है जो कि आजकल स्नैपचैट पे ट्रेंड कर रहा है भाई। वैसे बाय द वे जो हम देख रहे थे वो ट्रेंड ही होता है, वो ट्रेंड ही होता है। हाँ, अच्छा, वो और क्या होता है, आपकी सजेशन लिस्ट में आ गया तो ट्रेंड क्यों हुआ? जैसे नहीं, वो नीचे न्यूज में आ रहा होता है। हाँ, वो क्या था? वो थे अली खान हैदराबादी आज फिर निकाह पढ़वा रहे थे अपना, वो बन गई जीनत जी। क्या कहेंगे मून? क्या कहूँ, क्रिंज फेस्ट और क्या ही कह सकता हूँ मैं इसके बारे में, मैं तो स्पीचलेस हूँ यार। इस्लाम में पढ़ने ओहो, हाँ, ये राखी सावंत को आजकल बड़ा टिकटॉक पे देख रहे हैं जी जी, रोजे रख रही हैं, ये उम्रा भी मैंने सुना करने जा रही हैं जी, अच्छी अच्छी बातें करती हैं, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। क्या कह सकते हैं। माय टिकटॉक। अच्छा खैर, आप क्या आपके डिस्कस कर रहे टिकटॉक पे? अली खान हैदराबादी की शादी तो हो गई, तो वो तो हो गया, बर्बादी बहुत हो गया। तो मेरा जो इस दफा की टिकटॉकर है वो है अनमोल नूर। प्लीज जी, आई रियली वांट टू डिस्कस हर। जी, ये खुद को कहती है मॉडल, एक्टर एंड टिकटॉकर। इनके 7.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनके 163.7 मिलियन लाइक्स हैं। जब हम उन पे जाके देखते हैं प्रोफाइल में, तो मुझे एज सच उनका ना तो आज तक कोई प्रोजेक्ट देखने को मिला कि जिसमें उन्होंने एक्टिंग की हो जी, ना मुझे उनके साथ उनका कोई बड़े ब्रांड के साथ शूट नज़र आया एज मॉडल।
और टिकटॉकर जो जिस तरह के टिकटॉक होते हैं, फिर आप लोग खुद ही डिसाइड करने के इसमें लेवल क्या है। हाँ तो बस ठीक है। तो मुझे ये जानना है कि 7.4 मिलियन मेरे मुल्क में कहाँ कहाँ है, 74 लाख लोग, जो क्या खोया हुआ है अनमोल नूर का, जो उसको ढूंढने के लिए उसकी प्रोफाइल पे जाके देखते हैं उसे, बताओ। मैं नहीं कह सकता भाई। क्यों नहीं कह सकते? कंट्रोवर्शियल नो, कंट्रोवर्शियल नहीं। क्या है आप क्या व्हाट इज शी सेलिंग? क्या सेल कर सकती हैं आप? बॉडी सेल कर रहे हो अपनी, और क्या कर रहे हो? टिकटॉक से बॉडी थोड़ी सेल होती है। तो लोग तो वही देखने आते हैं ना, लोग और क्या देखने जाएंगे? बट ना देखो, वो अपने आप को कहती है वो एक मॉडल है, वो एक एक्टर है मॉडल ना। मैंने उन्हें एक्टिंग का आज तक कोई प्रोजेक्ट देखा है, मैंने मॉडलिंग भी नहीं ना मैंने मॉडलिंग का कोई प्रोजेक्ट देखा है। तो मॉडलिंग कर भी ले तो कितनी की ही करेंगी, किस चीज की करेंगी? हाँ, तो हमारी जो मुल्क की इस टाइम पे बड़ी मॉडल कौन होगी? मुश्किलीम। हाँ तो मुश्किलीम के होने चाहिए 7.8 मिलियन। सुपर अगर मॉडल है, एक अगर आपकी सुपर मॉडल है या ना, मॉडलिंग है तो फिर तो हाँ। हाँ, और अगर हम कहें कि एक्टर, हाँ तो बड़ी एक्टर कौन है? वो उनमें से तो कोई भी नहीं है टिकटॉक पे। इकरा अजीज होगी, उषा शाह हो गई, नहीं है। तो ये सवाल क्वेश्चन मार्क नहीं है, बहुत बड़ा। टिकटॉक एक इंडस्ट्री ऐसी है कि हमारे मेकर्स को हमारे ड्रामाज में एक करेक्टर रखना पड़ रहा है टिकटॉकर, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि टिकटॉकर खुद क्या है। हाँ, जितने हमने ड्रामे आज उठा तक के नहीं देख, हम उर्दू पॉइंट वाले इंटरव्यूज देखते हैं उनके, बिल्कुल। लेकिन हमने कभी ये चीज सोची है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान टिकटॉकर बनना चाहता है, टिकटॉकर तब कोई भी बन सकता है, हाँ लेकिन हम कितना अरसा एक टिकटॉकर को देखेंगे? मतलब लाइक क्या आने वाली पूरी नस्ल इन्फ्लुएंसर ही बनना चाहती है? तो इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। बबल सा है जो फटेगा एक हो दिन। जाना है। कितना को ही आप कर लोगे यार, कितनी को बेहयाई फैला लोगे आप, कितना जिस्म शो कर दोगे आप? नहीं, लेकिन इनकी इतनी ज्यादा जिस्म शोर वाली नहीं होती। अच्छा हाँ, नहीं शोर शोर। इश्क दा सूटा आई थिंक इतना विजिबल नहीं मैं होता। लगवाऊंगा। नजर लगे तू ही है वही, परियों की रानी हूँ मैं सबसे अब तुम ना टिकटॉक देना जुबैर को, मैं दूंगा। ठीक है, टिकटॉक तुम ही दे देना। ठीक है, ठीक है, चले जी। मूविंग ऑन टू मीनिंगफुल कमेंट्स। क्या नाम रखा था हमने इनका? व्यूअर्स कमेंट। अच्छा, क्या कौन आज मैं कर लूं? हाँ। चले जी, शुरू करते हैं। आप मोना आज कोई सवाल ही पूछ ले। मोन सवाल आज का ये है कि आप कौन सा अटायर पसंद करते हैं? ईस्टर्न के वेस्टर्न? हाँ, आपको अगर आप लड़के हैं तो आपको शलवार कमीज ज़्यादा पसंद है या जीन्स शर्ट या टी शर्ट या उस तरह से, और अगर आप लड़की हैं तो आपको कौन सा वेयर पसंद है? मतलब आप शलवार कमीज में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, या आपको साड़ी पसंद है, या आपको लहंगा शहंगा पसंद है, या आपको जीन्स टॉप पसंद है? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हम अपना भी सवाल अपना जवाब दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप कैरी कर सकते हैं वही चीज़ें कम। जैसे मुझे जितने अच्छे मैं स्लीपिंग ड्रेस कैरी कर सकता हूँ, उतने अच्छे मैं वो ड्रेसेस कैरी नहीं। मैं शलवार कमीज नहीं पहन सकता। I can wear शलवार कमीज। मुझे मैं एक तो I can flaunt शलवार कमीज। I become clumsy, I look like a clown, I don't, I cannot. ओके जी। सबसे पहला कमेंट है पुलकीत का, वो कहते हैं वेयर इज नेक्स्ट एपिसोड? आगे हियर इज नेक्स्ट एपिसोड। उसके बाद है जी फातिमा सेठी, वो कहती है यार इतना होमली लग रहा है देखकर कि दिल कर रहा है कि मैं भी साथ कॉफी और चाय पीऊं बैठ के। जरूर। इसके अलावा वो कहते एक है जी खाली हो गया मेरा मेलिसा वीडियोस, कहते हैं जस्ट वॉच योर प्रीवियस शो जिसमें आपने मायन बिलाल को धोया है, एब्सोल्युटली मजा आ गया, बहुत अच्छा किया, इस काबिल थे, थैंक यू सो मच। इसके बाद यासिर अब्बास कहते हैं क्या आप लोगों के आपके यूट्यूबर होने की वजह से आपके ऑफिस में जज किया जाता है या नहीं? यस, इस किया जाता है। दैट्स ट्रू। इवन कुछ फ्रेंड्स छोड़ दो, कुछ फ्रेंड्स भी करते हैं, है ना। बड़ा यूट्यूबर बना फिर हालांकि फिर मसला यही है ना, फिर हम हमारे प्लीज सब्सक्राइबर बढ़ा फिर आगे से सो दैट हम खुद को एक्सेप्ट करना तो शुरू करें ना कि भाई हाँ हम हैं यूट्यूबर। ठीक है, बस ठीक है, इनको छोड़ दो यहाँ पे, इन्होंने तो शो करना होता है।
हाँ ये भी होता है, ये भी होता है। हाँ। अपनी तरफ से मुफ्त की रिलीफ देने की कोशिश की जाती है जो कि रिलीफ होती नहीं है। नहीं होती। सॉरी अमिन कहते हैं हाई डिसअपॉइंटेड विद योर कमेंट्स ऑन औरत मार्च। अच्छा इस पे हम बात कर सकते हैं? नहीं रहने दो, ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा ख्याल है क्या कहें इस व्यू पर। अच्छा इतनी लंबी हमने बात कर ली है, आपको समझ ही नहीं हमारा पर्सपेक्टिव। अरे मैं एकदम पढ़ लेते हैं। Disappointed with your comment on Aurat March. I thought you guys were progressive, but alas, Aurat March is not an organization or an NGO. हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की. It's just an individual who came together and organized a march. Good. As an Indian, I know that why as fellow Pakistanis, you haven't researched more on Aurat March organizers. PSA watched the Pakistan Experience podcast for in detail talk with women behind the Aurat March and mountain-sized hurdles they face each year to organize a march. Why do you hate women of your country so much? And if you don't, then don't list 10 reasons why I hate Aurat March. देखिए, इधर तक की बात मैं बताता हूँ. टॉक से क्या होगा? जो वो टॉक पॉडकास्ट पे बैठ के, यही तो मसला है ज़रा. सुनो सिर्फ बातें, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि वो जो 10 रीजंस या जो उन्होंने अपनी सारी बातें बताई हैं, क्या वो पब्लिक तक आती हैं? नहीं आती। हमें पता ही नहीं इसके पीछे क्या प्रोसेस चल रहा है, तो हमें जब पता ही नहीं तो हम कैसे उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं? अच्छा इसमें इसके जो हमारा एक और मकसद ये भी था, औरत मार्च को हमें अलग तरीके से टारगेट किया था. औरत मार्च अटेंड करने वालों को अलग तरीके से टारगेट किया था. जो लोग औरत मार्च अटेंड करने जाते हैं 80% वहां एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे होते हैं, उनको नहीं पता क्या. औरत मार्च से मेरा ये मकसद है कि जो पिछले साल के पॉइंट्स औरत मार्च के हैं उनको एड्रेस हुआ, उनका एड्रेस और उनकी प्रोग्रेस, उनके ऊपर क्या क्या वर्क हुए, वो उसकी कोई जो बंदा इन्वेस्ट करे अपना टाइम औरत मार्च पे, तो उसको पता तो लगे कि मैं औरतों के हक के लिए अगर आज जा रहा हूं तो ये काम होंगे. औरतों के हक के लिए सिर्फ रोड पे खड़े होना काम है, तो ये तो फिर गलत है. ठीक है. उसके बाद वो कहती हैं कि एडिटिंग टू ऐड दिस योर कमेंट दैट ओनली प्रोग्रेसिव वुमेन कम टू औरत मार्च एंड दे ऑलरेडी एंजॉय ऑल फ्रीडम इज सच अ हिपोक्रेट स्टेटमेंट. अगर अंडर प्रिविलेज औरत हक मांगे तो फौरन से दे देना है उसको हक. इफ अंडर प्रिविलेज वुमेन कैरिड अप प्ले कार्ड मेरा जैसा मेरी मर्जी, एवरीवन बी कूल विद इट. नूर मुकद्दम बिफोर योर डिमाइज पार्टिसिपेटेड इन औरत मार्च कैरिंग अ प्ले कार्ड highlighted women's safety in Pakistan. You guys would have probably commented at her then. ये privileged है, इसको सेफ्टी की क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये आपने गलत समझा है. ये आपने टोटली गलत समझा. गलत चीज़ों को गलत चीज़ों से जोड़ रही हैं. हम ये कह रहे हैं कि वो जो औरतें वहाँ पे गई हुई हैं वो हैं प्रिविलेज. ये बात आप इस चीज़ से वो ना करें. वो हैं तो वो वहाँ पे पहुँच रही हैं. मैं आपको एक बात बताऊँ, वहाँ पे मेरे जानने वाले 4 NGOs के हेड जाते हैं जिनको कतई परवाह नहीं है कि ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है. उन्होंने सिर्फ अपने पैसे कमाने हैं. उनको ये सारा करके UN से फंड आता है जी. असल फिर बात करते हैं ना, ये सारा फंडिंग चलती है. उनको ये तस्वीरें दिखा, देख जी हम ये हक के लिए खड़े हुए, हमने शोर मचाया, ये प्रेस वो ये. उसके बाद UN कहती है ओह ये तो बड़े वो हैं. फिर हम इस जैसे आपको इनसे से हमदर्दी हो रही है, UN वालों को हमदर्दी होती है, उनको फंड दे देते हैं. उसके बाद कहाँ गए औरत मार्च और कहाँ गए औरत के राइट्स? अगर इतने ही औरत के राइट्स होने तो जब से औरत मार्च चल रहा है तो औरत को कुछ ना कुछ राइट तो मिले ही होंगे ना औरत मार्च के थ्रू. कहाँ मिले हैं? कुछ भी. ठीक है जी. अगर करनी है अच्छी बात है तो कश फाउंडेशन की करें जो माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं औरतों के लिए. उसके बारे में तो कभी इतनी कंट्रोवर्सी नहीं आई. उसके बारे में तो कभी किसी ने कहा गलत है सही है, हाईलाइट ही नहीं किया. कश फाउंडेशन को तो कभी कोई नहीं करता. वो माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है, अंडर प्रिविलेज औरतों के लिए. तो ये बातें होती हैं. नेक्स्ट है ख्वाजा. वो कहते हैं प्लीज वर्क ऑन योर वॉइस क्वालिटी, समटाइम्स इट गेट्स वेरी हाई एंड एट द सेम टाइम गेट्स वेरी लो. इस पे कुछ नहीं कर सकते. हम कभी करके बात कर रहे होते, कभी ऐसे करके करके तो वो माइक आगे पीछे हो जाता है. दीना कहते हैं डू यू गाइस लिसन टू वशमले, इट्स सो कैची, आई डोंट अंडरस्टैंड हाफ ऑफ इट बट द सॉन्ग वाज ग्रेट एंड आयमा बेग लुक्स सो प्रीटी. प्लीज रिकमेंड मोर सॉन्ग्स इन योर प्रोग्राम. I would love to explore more Pakistani artists. Okay, the problem is I love Aima Beg जब तक वो अपने ओरिजिनल गाने गाती है. जब भी वो किसी गाने का रीमेक करती है तो वो बेकार हो जाता है. जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कहानी सुनो. तो मैं जो आयमा बेग के कवर्स हैं वो मोस्टली मैं सुनना पसंद ही नहीं करता. वशमले मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी कोक स्टूडियो वाली मेमोरी है, तो मुझे लगा कि वो वही रहे तो बेहतर है. तो मैंने नया वाला वशमले सुना ही नहीं. ठीक है. उसके बाद है जी ख्वाजा कहते हैं आई एम योर रेगुलर व्यूअर एंड curiously waiting for the new episode. I would like to give a suggestion being a viewer to change your cover page and make it more interesting. You could change or work on your sitting background arrangement as to attract more audience, and don't put trailers for the upcoming episode as less is more worthy. God bless you. Love you both. Wish you
लॉट्स ऑफ सक्सेस इंशाल्लाह काम करेंगे, सेटों पे भी काम कर रहे हैं हम। अच्छा, इसके बाद दीना कहते हैं यू गाइस हैव सच अ ग्रेट फ्रेंडशिप माशाल्लाह, आई विश वी कुड गिव यू गाइस अ हग टू। अल्लाह नजरे बद से हाँ जी, आमीन। यू मे hug too, you make our week happy and meaningful. I stand with what Mavish Hayat said about Pakistani art. Pakistani as it is we don't get credit, और ये भी इंडिया का बैनर के नीचे आ जाए, नॉट कूल। When you guys spoke about your mom and her cooking, it made me miss my mom so much. I live away from her because of studies, and I miss my mom and dad. When I go home in break, I don't want her to work and cook for me. I feel bad. It's so sad to see our parents age. Every time I look at their face, it's got new wrinkles. May Allah protect our parents and give them a good and healthy life. I love watching you guys, and I'm always sorry for writing such a long comment, but I'm doing it because of pure love I have for you guys and your channel. May Allah bless you both. Thank you so much. और इतने लंबे आप लिखा करें कमेंट, हम पढ़ेंगे। और आपका जो मैसेज है ये देखने के बाद मैंने भी अपनी अम्मी को बहुत जोर से हग किया। तो यस, ये बहुत इमोशनल था। और पता नहीं मैं क्या कहूँ इसके बारे में, कि अगर आप अपने घर से दूर हैं तो बातें क्या करें अपनी अम्मी से, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और ऐसे एक्टिविटीज़ क्रिएट करें कि जो आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील ना करवाएं, क्योंकि फिर वो एक दूरी तो है ना, तो तड़प तो होती है। ठीक है, इसके बाद सलमान सर कहते हैं यार वर्ड टू वर्ड एग्री विद यू बोथ ऑन औरत मार्च थिंग। सड़कों पर आज़ादी से डांस कर रही हैं औरतें, और अब कौन से हकूक चाहिए। यस, दैट्स व्हाट आई सेड। और आपने भी ये बोला ओके। कोई फोरम क्रिएट करें जो मार्च वाली आंटियां, जहां कंस्ट्रक्टिव काम होप अंडर प्रिविलेज औरतों के लिए, लेकिन नहीं औरत मार्च का मैं मकसद बस ये है कि हर साल कौन सा स्लोगन सबसे ज्यादा हिट होगा। दैट्स ट्रू। स्टूडेंट इसके बाद कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में लोकल ट्रैवल करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना, ये एक्सपीरियंस आपने अपने आप में एक जिंदगी है। यस, बिल्कुल। और वो एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लगता है। इसके बाद वो कहते हैं गर्मी सर्दी अच्छे बुरे मौसम में आने जाना, बस प्रॉपर वेट करना, फिर फ्रेंड्स के साथ बस के पीछे भागना, और उससे खतरनाक चलती बस से अपने स्टॉप पर उतना याद है मुझे भी याद है। आसरा करो, मेरी ड्राइवर को कहते हैं आसरा करो, मतलब चलती सी उतारना है, आगे धक्का देते हैं। उसमें सबसे ज्यादा मसला होता है जो छोटी छोटी वाली कोस्टर होती है ना, उससे उतरते वक्त वो अक्सर चला देते हैं ना, तो वो क्योंकि हमने झुक के उतरना था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। यस, अच्छा साजी आसरा करना, वो आसरे में बंदा गिर जाता है। फिर कहते हैं टोटली एग्री विद यू गाइस ऑन टिकटॉक कंटेंट, डिट्टो सेम थॉट्स। इसके अलावा वो कहते हैं मून ये गला खराब वाली आवाज भी आप पर बहुत सूट करती है, और वो कहते हैं अमेजिंग एपिसोड ऑलवेज। हाँ, इसलिए कहते हैं फिर तुम्हें की स्टेटमेंट जन्नत मर्दों ने दी हुई है, रख लो अपने पास। इट शोज शी इज सो मच अवे फ्रॉम इस्लाम, इवन हर थॉट्स आर अगेंस्ट इस्लाम, हर थॉट्स दैट एसआरके के साथ क्या कुछ किया हुआ है तो तुम सोच ही नहीं सकते हैं। ये क्या है? ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने कहा कि आप ने शाहरुख खान के साथ कभी मूवी करने का सोचा, उन्होंने कहा किया तो नहीं, लेकिन मैं ख्यालों में उनके साथ बहुत कुछ कर चुकी हूँ। And why she said रोमांस वगैरह too many takes with male actors, ये स्टेटमेंट आप सुन लो, वो कह रही बड़े you feel that how she's too cringe lady, I don't know, पर्सनल स्टेटमेंट है। इसके बाद क्या कहते हैं यार योर शो इज रियली एंटरटेनमेंट, डोंट नो व्हाई यू पीपल आर नॉट गेटिंग मोर व्यूज, इवन योर एडिटिंग, वॉइस क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, एवरीथिंग दिस अमेजिंग, होप सो वन डे यू गेट मिलियन ऑफ व्यूज, कीप मेकिंग दिस एंटरटेनिंग कंटेंट। इसके बाद कहते हैं मून नू वड्डी सारी झप्पी। जिनेश भट्टी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून एंड अस्सलाम, बोथ ऑफ यू ऑलवेज ब्रिंग पॉजिटिविटी थ्रू योर शो रिगार्डिंग औरत मार्च। मेरा 12 साल शादी का एक्सपीरियंस है कि औरत को शादी से पहले में माँ बाप भाई जितना भी इज्जत दें प्यार दें, शादी होते ही ऐसे बदलते हैं जैसे कि अजनबी हो। इसमें सारा हाथ माँ का होता है जो सिर्फ बेटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है थ्रू, और आगे जिधर शादी हो वो बंदा 1 वीक गुजारते ही ऐसे चेंज हो जाता है जैसे कैमेलियन। वो बोलता है मेरी तो माँ बाप जो कहते हैं मैं वो करूँगा, तुम हो क्या। That's true, बहुत ये होता है। कोई चीज़ मांग लो तो बोलता है कि माँ बाप से मांगो ना, इतना जलील मजबूर कर देते हैं कि जॉब किए बिना औरत जिंदा नहीं रह सकती। फिर एहसास होता है कि लड़की का ना कोई घर है ना कोई अपना, बस जब कैश लाओ घर कंट्रीब्यूट घर में करो तो शोहर प्यार करता है, इवन कि अपने माँ बाप भी घर आने देते हैं
कि सिर्फ इस शर्त पे कि बस्ती हो हाँ, तो आना। हाँ। इसलिए वो कहते हैं कि औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो उन्होंने बात की थी ना, मायरा खान ने बड़ी प्यारी बात की थी यस उस इंटरव्यू वो हाईलाइट थी उस इंटरव्यू की। हाँ जी। इसके बाद कहते हैं यप दैट्स मी, वो कहते हैं कबीर खान साहब की डेथ बहुत ही सैड थी, रियली अप्रिशिएटेड हिम एज एन एक्टर एंड आई लव वाचिंग हिम इन जलेबी, ही वाज द सोल ऑफ दैट ड्रामा, दैट्स ट्रू, रेस्ट इन पीस। आई सॉ शीगल इंटरव्यू टू, इट वाज सो स्वीट, शी साउंडेड सो जेन्युइन एंड सो रॉ, सो शी इज अनटच्ड बाय द फेम एंड यू कैन टेल शी इज स्टिल हरसेल्फ, ऑल द बेस्ट टू हर। Is TikTok really worth having? I don't have the app. Am I missing anything? आप दोनों के रिव्यूज से तो लगता है अवॉइड ही किया जाए। एंटरटेनमेंट फुल हो ना, वैसे इंस्टॉल कर ले, मजा आएगा। इंस्टॉल कर ले, फिर ये डिस्कशन आपको मजे की लगेगी। इसके बाद वो कहते हैं अमाद कहते हैं यार मैंने कुछ होता है मूवी देखी है और जस्ट 1.5 आवर्स की देखी है, मैं फजूल में अपनी इंडियन मोस्ट फेवरेट मूवी कहता था। अमाद देखा फिर मैं ना कहता था। अच्छा, इसके बाद कहते हैं अहद करें कि मारिया बी के बारे में अब बात नहीं करेंगे, बस बहुत हो गया। वही कह रहे थे इतने सालों मैं कह रहा था बहुत हफ्तों बाद ना ज्वाइलन हमारी उसका हिस्सा बनी ना मारिया बी। हाँ, इसके बाद आ रहा है ना जीवन नगर, आ जाएगी मारिया बी। हमारे लिए कह रहे हैं औरत मार्च बहुत खूबसूरत दिन है, इस बहुत से फ़ायदा लिए जा सकते हैं, बट ये सब बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बड़े बड़े गॉगल्स और मास्क से चेहरे छुपाकर अपनी हरकतों की वजह से बाकी औरतों को बदनाम करने आती हैं। काश कोई डॉक्टर आफिया का पोस्टर लेकर आए, तालीम पर बात हो, 10 तरह की चीज़ें हैं। सॉरी टू से, बट जब से ये औरत मार्च होने लगा है तब से ही सोशल मीडिया पर औरत मर्द के दरमियान नफरत देखी जा रही है। इसके बाद कहते हैं वो प्लीज़ आप ज़रूर करें अपनी स्टूडेंट लाइफ शेयर। इसके बाद हमारे कहते हैं मून ये सही बात है, बस वाले नहीं रोकते, मुझे तो पहले बस में बैठने से भी वॉमिट हो जाती थी और डर लगता था, लेकिन अब तो आदत हो गई है। बस चलती हुई हो या भागती हुई हो, बिना खौफ के चढ़ जाता हूँ। हमारे मैं तुम्हारी बात बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि मुझे भी वॉमिट आती थी शुरू में। अच्छा खैर, हमारे कहते हैं मैंने आपको पहले ही कहा था कि मीन कमेंट्स नहीं, मीनिंगफुल कमेंट्स नाम रखो। इसके बाद कहते हैं मून योर मॉम इज सो फनी एंड स्वीट, अल्लाह उन्हें लंबी सेहतमंद जिंदगी दे। इसके बाद सिद्धा जमाल कहते हैं यार आप लोग जॉयलैंड को इतना डिस्कस करते हैं कि अब सादिक को चाहिए कि फिल्म की 20% कमीशन तो आप लोगों को दे, इतना डिजर्व करते हैं आप लोग। दैट्स ट्रू। वीडियो तो देख लो, हो सकता है नहीं आगे बहुत लंबा है, मतलब इतना इस फिल्म को प्रमोट कौन करता है ये जानते हुए कि अवाम बनती हुई ही इस फिल्म बटी हुई है। लेकिन अब ये अलीना खान प्रियंका से मिली तो ये कोई न्यूज थी डिस्कस करने वाली, मतलब ये न्यूज थी ही नहीं, ये न्यूज थी आपने देखा ही नहीं, न्यूज कुछ और थी। हाँ, वो एक फेस्टिवल पे गए थे, वहां पे प्रियंका भी थी इत्तेफाक से, तो मिल लिया। हाँ, इसके बाद हमारे लिए कहते हैं ओ गॉड आई कांट कंट्रोल माय लव, स्टार्ट में ही धमाका, मुझे तो मून वाली ही जपी चाहिए। वो कौन सी थी? अच्छा मैंने वो ना जप्पी को कम से कम 1000 दफा देखी होगी, मेरा दिल करा मैं डूब के ही मर जाऊं। जितनी गंदी जप्पी थी वो, बहुत मीनिंगफुल जप्पी थी वो, ऐसे सॉरी। ओके जी, आई थिंक दैट्स इट, मेरा ख्याल है। हाँ, ओके जी, आई होप हम 2 हफ्ते बाद आए थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया तो प्लीज माफ कर दें, क्योंकि हमें खुद भी कंट्रोल में नहीं है हम दोनों। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द एक और नया शो आने वाला है, नहीं शो पुराना, नाम पुराना है, चीज नहीं है, तो उसके लिए भी आप एक्साइटेड रहें। और मुझे और मुझको दीजिए इजाजत, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक नहीं, हमारा एक और वीडियो आनी है इस वीक के दौरान, डिटेल रिव्यू ऑफ गुलाबो रानी। ठीक है, डिटेल रिव्यू गुलाबो रानी हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे या थर्सडे तक वो आ जाएगी। सो जी, इसी के साथ मुझे मुन को दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए और लाइकवाइज लोगों के साथ शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि और आपकी जो फरमाइशें जरूर बताएं, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी। मुझे और मुन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।